अध्याय 281। मैं स्वर्ग का गौरवान्वित पुत्र हूँ। अनुवादक 54,96,90,339। तुम तो मौत को बुला रहे हो, मर जा। झाओ होंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपनी तलवार से वार किया। एक तेज धार सुनहरी आंखों वाले रक्त शव की ओर बढ़ी। क्लैंग, तेज धार वाला चाकू और कील आपस में टकरा गए, जिससे धातु के टकराने की आवाज आई और चिंगारियां उड़ने लगी। टकराना, एक आकृति दूर उड़ती हुई दिखाई दी। वह झाओ होंग थी। वो सुनहरी आंखों वाले रक्त ज़ोंबी का मुकाबला नहीं कर सका और उसके पंजे से टकराकर हवा में उड़ गया। गर्जन, सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश दहाड़ते हुए झाओ होंग का पीछा करने लगा। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। झाओ होंग का चेहरा बेहद विकृत था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। अभी अभी हुए उस हमले से उसे चोट लगी थी। ठीक उसी क्षण सुनहरी आंखों वाले रक्त ज़ोंबी ने उस पर हमला कर दिया। उसने लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ा और भाग गया। जिस दिशा में वह भागा वो लू मिंग और शी नियानकिंग की दिशा थी। अच्छा नहीं है, चलो चलते हैं। लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। वह और शी नियानकिंग मुड़कर भाग गए। तुम दोनों अब भी भागने की हिम्मत कर रहे हो। जल्दी रुक जाओ और इस खून से लथपथ लाश को रोकने में मेरी मदद करो। अगर तुम एक खून से लथपथ लाश के हाथों मरोगे तो तुम्हारी मौत सुखद होगी, लेकिन अगर तुम मेरे हाथों में पड़ोगे तो मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। झाओ होंग ने दबंग लहजे में ठंडे स्वर में चिल्लाया। ब्लड झाओ साम्राज्य के 50 सुपर नौसिखियों में से एक से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बेवकूफ है। छोटी किंग, तुम क्या सोचती हो? लू मिंग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। जिया नियानकिंग लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही गई। लू मिंग ने उसे अभी क्या कहा, छोटी किंग? शी नियानकिंग की आंखें क्रूरता से चमक उठी और उसने लू मिंग को घूर कर देखा। छोटी किंग, क्या वह आदमी बेवकूफ है? लू मिंग ने अनजान होने का नाटक किया और सवाल पूछना जारी रखा। हाँ, जिया नियानकिंग ने दांत पीसते हुए काफी देर बाद मुश्किल से एक शब्द बोला। लू मिंग स्पष्ट रूप से उसका फायदा उठा रहा था। तुम तो मौत को बुला रहे हो। झाओ होंग दहाड़ा और अपनी सर्वोपरि शक्ति का प्रयोग करते हुए लू मिंग पर वार करने ही वाला था। हालांकि अपनी सर्वोपरि शक्ति को समेटते हुए उसकी गति धीमी हो गई। सुनहरी आंखों वाला रक्त ज़ोंबी उसके पास पहुंचा और उस पर वार कर दिया। चीला। झाओ होंग भले ही तेजी से भाग निकली, फिर भी कपड़े का एक टुकड़ा फंस गया। संयोग से वह टुकड़ा झाओ होंग के नितंबों पर फंसा हुआ था। देखते ही देखते झाओ होंग के बर्फ जैसे सफेद नितंबों का आधा हिस्सा दिख गया। आह! झाओ होंग चीखा और बिजली का झटका लगने की तरह आगे की ओर उछल पड़ा। तभी वह पंजे से टुकड़े टुकड़े होने के खतरे से बच पाया। हालांकि अगले ही पल उसे अपने नितंबों पर ठंडक महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और दहाड़ा। अरे, वो आदमी इतने अजीब तरीके से क्यों दौड़ रहा है? वो बार बार अपने नितंबों को देख रहा है। क्या वो बीमार है? लू मिंग की आंखें तेज थीं। उसने झाओ होंग के अजीब व्यवहार को देखा और बुदबुदाया। झाओ होंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लू मिंग के प्रति उसकी हत्या की मंशा इतनी प्रबल थी कि उसे कम नहीं किया जा सकता था। वो उन्मादपूर्वक लू मिंग और सुनहरी आंखों वाले रक्त से लथपथ शव के पीछे भागा। झाओ होंग की गति बेहद तेज थी और वह लू मिंग और शी नियानकिंग को पकड़ने ही वाला था। हा, भाड़ में जाओ बच्चे। तुम्हारे साथ इतनी खूबसूरत लड़की है तो भाड़ में जाने के रास्ते में तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। झाओ होंग ने व्यंग्य किया। उसकी मूल ऊर्जा फूट पड़ी और उसने अपनी गति को अधिकतम कर दिया। वो लू मिंग और सू लिंग्युए के सिर के ऊपर से घमंड से उड़ गया। उनके पीछे सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश दहाड़ते हुए लू मिंग और शी नियानकिंग को घातक इरादे से घूर रहा था। क्या? इस समय लू मिंग को अचानक महसूस हुआ कि 9 सूर्यों के सर्वोच्च देवता द्वारा उसे दी गई दानव दमनकारी मुहर हल्की हल्की चमक रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि दानव दमनकारी टोकन द्वारा रक्त दानव को वश में करने के बाद भी उसमें इस सुनहरी आंखों वाले रक्त शव को वश में करने की ऊर्जा बची हो? लू मिंग के मन में एक विचार आया। मुझे परवाह नहीं, मैं कोशिश करके देखूंगा। लू मिंग अचानक रुक गया। दानव दमन का प्रतीक चिन्ह अनजाने में उसके हाथों में आ गया था। लू मिंग, तुमने रुकना क्यों शुरू किया? जी नियानकिंग हैरान थी। हालांकि लू मिंग ने उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लानत है लू मिंग, मेरे पैरों तले रौंदने से पहले तुम मर नहीं सकते। जिया नियानकिंग ने दांत पीसते हुए रुक गया। वो लू मिंग के बगल में खड़ा हो गया। हा, ये दोनों कमीने शायद बुरी तरह डर गए होंगे। झाओ होंग पागलों की तरह दौड़ा और 10 मील दूर जाकर ही रुका।
वह आसमान में ऊंचाई पर खड़ा होकर दूर से देखने लगा। गर्जन, सुनहरी आंखों वाला खून का ज़ोंबी गुस्से से दहाड़ा और अपने पंजों से लू मिंग को पकड़ने ही वाला था। रुकना! लू मिंग के हाथ में मौजूद दानव दमनकारी टोकन चमक उठा और एक अदृश्य तरंग सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश की ओर बढ़ी। उसी समय लू मिंग ने अपने मन में एक चीख मारी और एक अदृश्य तरंग में परिवर्तित होकर सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश के शरीर में प्रवेश कर गया। ये सब खामोशी से हुआ, यहां तक कि उसके बगल में खड़ी शी नियानकिंग को भी इसका पता नहीं चला। इस समय जी नियानकिंग का शरीर काले कमल के फूलों से पूरी तरह ढका हुआ था। उसकी वास्तविक ऊर्जा चरम पर थी, वह मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक सुनहरी आंखों वाला खून से सना हुआ शव रुक गया और उसने धीमी दहाड़ मारी। उसने हमला जारी नहीं रखा। मैं सफल हो गया हूं। लू मिंग की आंखें चमक उठीं। चलो वापस चलते हैं। लू मिंग ने मन ही मन एक और आदेश दिया। अगले ही पल सुनहरी आंखों वाला रक्त शव धीमी आवाज में गुर्राया। वह मुड़ा और वापस भागा। फिर वह गड्ढे में कूद गया और गायब हो गया। जिया नियानकिंग हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, ये क्या हो रहा है? हा नन्ही किंग, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं लू मिंग स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हूँ। वह सुनहरी आंखों वाला खून का शव अगर मुझे देखकर आज्ञाकारी होकर भाग नहीं जाता तो मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लू मिंग पागलों की तरह हंसा। वह एक अभिमानी और आत्ममुग्ध व्यक्ति जैसा लग रहा था। तस्क जिया नियानकिंग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसे लू मिंग की बकवास पर जरा भी विश्वास नहीं था। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, लू मिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मुझे शियाओ किंग मत बुलाओ। ठीक है नन्ही किंग, लू मिंग ने उत्तर दिया। आप? जिया नियानकिंग ने दांत पीस लिए। वो लू मिंग को काट लेना चाहता था। दूर आकाश में झाओ होंग भी हक्का बक्का रह गया। क्या हो रहा है? सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश ने उन दोनों पर हमला क्यों नहीं किया? झाओ होंग की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं हार मान लूं तो सुनहरी आंखों वाला खून से सना शव हमला नहीं करेगा? झाओ होंग की कल्पना बेकाबू हो गई। हालांकि कुछ देर तक उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। सुनहरी आंखों वाला खून से सना हुआ शव बहुत ताकतवर था। आमने सामने की लड़ाई में वो कुछ ही वार में मारा जाता। स्टोन फॉरेस्ट में लू मिंग ने दूर खड़े झाओ होंग पर एक नजर डाली। उसने ताना मारते हुए शी नियानकिंग से कहा, चलो चलते हैं। अभी भी बहुत सारे रक्त शोधन क्रिस्टल बचे हैं, चलो उन सबको ले लेते हैं। तुम अब भी जा रहे हो? क्या तुम्हें सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश से डर नहीं लगता? जी नियानक्विंग झिझकी, तुम किस बात से डर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था, मैं स्वर्ग द्वारा सुरक्षित हूँ। जब सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश मुझे देखेगा तो वह भागने के लिए बेचैन हो जाएगा। वो मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लू मिंग निरर्थक बातों से भरा हुआ था और वो गर्व से आगे बढ़ा। जिया नियानकिंग ने दांत पीसते हुए लू मिंग का पीछा किया। जब वे दोनों गड्ढे के पास पहुंचे तो सुनहरी आंखों वाला रक्तरंजित शव अभी भी गतिहीन था। लू मिंग के चेहरे पर मुस्कान थी, उसे जरा भी चिंता नहीं थी। वो गड्ढे में कूद गया और खून शुद्ध करने वाले क्रिस्टल इकट्ठा करने लगा। ये देखकर जी नियानकिंग को भी राहत मिली। पता नहीं क्यों उसे अचानक लू मिंग की बातों पर थोड़ा बहुत यकीन हो गया। अरे ये कैसे मुमकिन है? ये आदमी तो झूठ का पुलिंदा है। जिया नियानकिंग ने अपना सिर हिलाया और रक्त शोधन क्रिस्टल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूर से इस दृश्य को देखकर झाओ होंग का मुंह इतना खुला रह गया था कि उसमें एक हंस का अंडा भी समा सकता था। क्या मुझे वहां जाकर उन दोनों को मार देना चाहिए और रक्त शोधक क्रिस्टल ले लेने चाहिए? नहीं, मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं जिसका भविष्य उज्जवल है। मैं इतनी आसानी से जोखिम कैसे उठा सकता हूं? मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वे दोनों रक्त शोधक क्रिस्टल एकत्र करके बाहर नहीं आ जाते। फिर मैं उन्हें मार डालूंगा और रक्त शोधक क्रिस्टल मेरे हो जाएंगे। झाओ होंग ने सोच विचार किया और अब उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो हवा में ही इंतजार करने लगा। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। लू मिंग और शी नियानकिंग बेहद उत्साहित थे। कुछ ही क्षणों में उन दोनों ने 3000 से अधिक रक्त शोधन क्रिस्टल एकत्र कर लिए थे। इस समय गड्ढे में मौजूद रक्त शोधन क्रिस्टल अंततः समाप्त हो गए थे। हम क्या करें? वो आदमी बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। हम चाहे जिस भी दिशा में जाएं, वो शायद हमारा पीछा करेगा। जिया नियानकिंग ने आकाश की ओर देखा और भौहें सिकोड़ी। हमें बाहर क्यों जाना पड़ेगा? हम यहीं खेती कर सकते हैं। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी।
वो गड्ढे में कूद गया और किनारे पर पालथी मारकर बैठ गया। यहाँ खेती करें। जी नियानक्विंग अविश्वास में थी। मुझ पर भरोसा करें। लू मिंग की आवाज जी नियानकिंग तक पहुंचाई गई। जिया नियानकिंग को संदेह हुआ। हालांकि दोबारा सोचने पर लू मिंग पहले कभी नुकसान में नहीं रहा था। शायद उसके पास वाकई कोई तरकीब थी। दांत पीसते हुए जी नियानकिंग ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। वह पालथी मारकर बैठ गया। मुट्ठी भर रक्त शोधक क्रिस्टल निकाले, उन्हें निगल लिया और उनका शोधन शुरू कर दिया। लू मिंग हंसा और आकाश की ओर देखा। उसने मुट्ठी भर रक्त शोधक क्रिस्टल निकाले और उन्हें निगल लिया और उन्हें शोधित करना शुरू कर दिया। आकाश में झाओ होंग हक्का बक्का रह गया। क्या वो सचमुच यहाँ रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत कर रहा है? धिक्कार है, धिक्कार है। झाओ होंग के मन में दहाड़ उठी और उसकी आंखों में हत्या का भाव भर गया। उसके विचार में यहाँ मौजूद सभी रक्त शोधन क्रिस्टल उसी के थे। अब जब लू मिंग और शी नियानकिंग उसके रक्त शोधन क्रिस्टलों का शोधन कर रहे थे तो यह एक जघन्य अपराध था। हालांकि वो अब भी हिचकिचा रहा था और आगे नहीं बढ़ा। बहुत जल्द ही लू मिंग ने मुट्ठी भर रक्त शोधन क्रिस्टल को परिष्कृत कर लिया और परिष्करण के लिए मुट्ठी भर और क्रिस्टल निकाल लिए। लू मिंग ने एक के बाद एक सैकड़ों रक्त शोधक क्रिस्टल तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। जी नियानकिंग ने भी लगभग ऐसा ही किया। वो सुनहरी आंखों वाला खून से लथपथ शव अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए सब ठीक होना चाहिए। उसे कुचल दो और मर जाओ। झाओ होंग गुर्राया और लू मिंग की ओर उड़ गया। थोड़ी ही देर में वह लू मिंग के करीब पहुंच गया। क्या यह आखिरकार आ ही गया? लू मिंग के होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। उसे परवाह नहीं थी और वह साधना करता रहा। जिया नियानकिंग चौंक गई और रोकने के लिए खड़ी हो गई। छोटे कमीने, मर जा, मर जा। झाओ होंग दहाड़ा और अपनी तलवार से वार करने ही वाला था। गर्जन। अचानक गड्ढे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और सुनहरी आंखों वाला रक्तलाश बाहर निकला और झाओ होंग पर हमला कर दिया। टकराना। अचानक हुए हमले में झाओ होंग को सुनहरी आंखों वाले खूनी ज़ोंबी के पंजे से चोट लगी। उसने मुंह भर खून थूका और उसका शरीर दूर जा गिरा। गर्जन। सुनहरी आंखों वाला रक्त शव तेजी से झाओ होंग की ओर दौड़ा। क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? वो दोनों कमीने इतनी देर से यहाँ शुद्ध रक्त क्रिस्टल इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें परिष्कृत कर रहे थे। सुनहरी आंखों वाला रक्त शव तो बाहर भी नहीं भागा, तो मेरे आते ही वो क्यों भागा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। झाओ होंग मन ही मन दहाड़ा, लेकिन उसमें रुकने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो मुड़ा और भाग गया। सुनहरी आंखों वाले खूनी ज़ोंबी ने झाओ होंग की पतलून पर पंजे मारे, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। झाओ होंग का बर्फीला सफेद नितंब हवा में छटपटा रहा था। अरे, तुम्हारा पिछवाड़ा फिर से बाहर निकल आया। हाँ हाँ, है ना? मैंने फिर से क्यों कहा? लू मिंग दिल खोलकर हंसा। जिया नियानकिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने नाक सिकोड़ी और पीछे मुड़ गया। झाओ होंग ने एक लंबी चीख मारी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका ऑरा चौंकाने वाला था। हालांकि उसका सामना सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश के पंजे से हुआ। भन भन। पंजे की किरण तेजी से गुजरी और झाओ होंग के शरीर पर 5 घाव कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी धारदार हथियार से काट दिया गया हो और उसके शरीर से खून टपक रहा था। झाओ होंग ने मुंह से खून थूक दिया। वो पहले से ही घायल था और उसकी गति धीमी हो गई थी। अब वो सुनहरी आंखों वाले खून से लथपथ शव से बच नहीं सकता था। अगर हमें मरना ही है तो हम साथ मरेंगे। झाओ होंग चीखा और लू मिंग की ओर दौड़ा। लू मिंग उठ खड़ी हुई और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगी। एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर झाओ होंग को खून की उल्टी आ गई। जब सुनहरी आंखों वाला खून का ज़ोंबी लू मिंग के पास से गुजरा तो उसने लू मिंग की तरफ देखा तक नहीं और उसका पीछा करता रहा। क्यों? झाओ होंग गुस्से से दहाड़ा। वो अनिच्छुक और असमंजस में था। लेकिन यह व्यर्थ था। सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश शीघ्र ही उसके पास पहुंच गया। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, कुछ ही चालों में सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश ने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ब्लड झाओ साम्राज्य के 50 सुपर नौसिखियों में से एक, झाओ होंग, जो झुलसते सूरज के 6 नायकों के समान प्रतिभा का धनी था, अनिच्छा, संदेह और अपमान की स्थिति में यूं ही मर गया। उसका सारा रक्त और सार रक्त शोधक क्रिस्टलों में परिवर्तित हो गया। 81 रक्त शोधक क्रिस्टल। झाओ होंग ने कुल 81 रक्त शोधक क्रिस्टल तैयार किए थे। उनकी दूसरी वंश परंपरा प्रथम स्तर की राजा वंश परंपरा थी। लू मिंग ने उन सभी चीजों को अपने पास रख लिया जिनमें झाओ होंग के रक्त शोधन क्रिस्टल भी शामिल थे। गर्जन। सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश गुर्राया और लू मिंग के बगल में प्रकट हुआ।
वह वहां आज्ञाकारी भाव से खड़ा रहा। जिया नियानकिंग हक्का बक्का रह गई। उसने कुछ देर तक उसे घूर कर देखा और अचानक उसे याद आया कि शक्तिशाली रक्त दानव भी लूमिंग के प्रति आज्ञाकारी था। लूमिंग, क्या तुम्हारे पास उस राक्षसी प्राणी को वश में करने का कोई तरीका है? जी न्यानक्विंग ने पूछा। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? मैं स्वर्ग का गौरवान्वित पुत्र हूं और स्वर्ग द्वारा आशीर्वादित हूं। ये राक्षसी प्राणी मुझे देखकर स्वाभाविक रूप से मेरे अधीन हो जाएंगे। लूमिंग के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उसने शी नियानकिंग को ध्यान से देखा और कहा, कैसा लगा? क्या तुम आकर्षित हो? क्यों न तुम मेरी सेविका बन जाओ। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हें अनगिनत फायदे मिलेंगे। लूमिंग के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था। अपना दिमाग गर्म करो, हम्फ। मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई ऐसा खजाना होगा जो राक्षसों को वश में कर सकता है। बिल्कुल नहीं, एक दिन मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जिया नियानकिंग ने ठंडी सी आवाज में घुरघुराहट की, अपनी गर्वित गर्दन घुमाए और रक्त शोधन क्रिस्टल को परिष्कृत करने के लिए एक तरफ चला गया। लूमिंग हंसा और सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश को बगल में पहरा देने का निर्देश दिया। फिर उसने झाओ होम की भंडारण अंगूठी निकाली। लूमिंग ने बाकी सामान एक तरफ रख दिया और खून शुद्ध करने वाले सभी क्रिस्टल निकाल लिए। झाओ होम की भंडारण पेटी में 500 से अधिक रक्त शोधक क्रिस्टल थे। इसका मतलब यह था कि झाओ होन के हाथों कम से कम कुछ 100 युवा विशेषज्ञ मारे गए थे। इस बार लूमिंग को इसका फायदा मिला। लूमिंग और शी नियानकिंग ने रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसी दौरान कुछ और युवक आए, लेकिन सुनहरी आंखों वाले रक्तरंजित शव को देखकर वे डरकर भाग गए। पलक झपकते ही 2 दिन और बीत गए। लूमिंग ने 3000 से अधिक रक्त शोधक क्रिस्टलों का निर्माण किया। कुल मिलाकर लूमिंग ने 6000 से अधिक रक्त शोधन गोलियां और रक्त शोधन क्रिस्टल तैयार किए थे। इस समय लूमिंग की रीढ़ की हड्डी गाढ़े खून जैसे लाल प्रकाश से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके रक्त में ठोस ऊर्जा हो और वह खून की बूंदों में बदलने ही वाली हो। बस इतना ही काफी है। अब मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर को पार करो और दूसरी वंश परंपरा को जागृत करो। लूमिंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके बगल में लाखों आध्यात्मिक क्रिस्टल प्रकट हो गए। उसके बाद उन्होंने असली युद्ध ड्रैगन तकनीक का प्रसार किया। उसके दांतियान में भंवर तेजी से घूमने लगा और उसके शरीर में ड्रैगन के आकार की वास्तविक ची ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी रीढ़ की हड्डी में रक्त वाहिकाएं फूल गईं और उसकी रक्तची ऊर्जा विस्फोटित हो गई। इस समय लूमिंग का सार, ऊर्जा और आत्मा चरम सीमा तक संघनित हो गए थे। धमाका! अचानक लूमिंग के शरीर के भीतर से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। सार ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह उठा और बादलों में समा गया। दर्जनों मील के दायरे में अनगिनत युवा विशेषज्ञ निगरानी कर रहे थे। ची ऊर्जा आकाश की ओर तेजी से बढ़ रही है। किसी ने वू ज़ोंग तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया है। कितना भयानक आभामंडल है! इस तरह की शक्ति तो बेहद चौंकाने वाली है। वह किस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जब मैंने वू ज़ोंग स्तर प्राप्त किया तब मेरी ऊर्जा उसकी ऊर्जा के 5वें हिस्से से भी कम थी। कितना भयानक! कई लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और कुछ लोग तो दौड़कर वहां आ भी गए, लेकिन सुनहरी आंखों वाले रक्तरंजित शव के कारण वे अंदर कदम नहीं रख सके। कुछ लोगों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश भी की, लेकिन सुनहरी आंखों वाले खून के प्यासे ज़ॉम्बियों ने उन्हें मार डाला। बाकी लोगों ने फिर कभी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। ऊर्जा के मूल तत्व का स्तंभ काफी समय बाद ही गायब हुआ। निगल जाओ! उसी क्षण लूमिंग की 9 ड्रैगन्स ब्लडलाइन प्रकट हुई। उसने अपना मुंह खोला और सांस ली। आत्मा क्रिस्टल के बड़े बड़े टुकड़े फट गए और 9 ड्रैगन्स ब्लडलाइन द्वारा अवशोषित कर लिए गए, जो लगातार लूमिंग की आवश्यक ची में परिवर्तित होते रहे। लूमिंग के शरीर में मौजूद आवश्यक ची ऊर्जा लगातार मजबूत और बेहतर होती जा रही थी। कुछ ही समय बाद लूमिंग ने कम से कम 2 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल अवशोषित कर लिए और उन्हें आवश्यक ची में परिवर्तित कर दिया। लूमिंग को महसूस हुआ कि उसके शरीर में मौजूद आवश्यक ऊर्जा पहले से 10 गुना अधिक मजबूत हो गई है। मार्शल आर्ट्स के ग्रैंडमास्टर का स्तर वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। लूमिंग पहले ही मार्शल पूर्वज क्षेत्र के पहले स्तर को पार कर चुका था। वंश जागो! इस क्षण लूमिंग की रीढ़ की हड्डी कांप उठी और एक तीव्र रक्त लाल प्रकाश फैल गया। उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक अत्यंत तीव्र रक्त लाल प्रकाश था, मानो उसके शरीर से कुछ बाहर निकलने ही वाला हो। जागो! लूमिंग ने फिर गुर्राया। टकराना! उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक खूनी रोशनी का विस्फोट हुआ और एक वस्तु संघनित हो गई। दरअसल वह एक पत्थर की शिला थी। वह शिला 10 मीटर ऊंची थी और लूमिंग के सिर के ऊपर लटकी हुई थी।
शिला पर कुछ शब्द लिखे हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वे धुंधले और अस्पष्ट थे। क्या यह मेरी दूसरी वंश परंपरा है? क्या ये वास्तव में एक पत्थर की शिला थी? क्या ये कोई विशेष वंश परंपरा हो सकती है? लू मिंग ने मन ही मन सोचा। भन भन, पत्थर की शिला कांप उठी और उसमें से एक चांदी का चक्र प्रकट हुआ। चांदी का चक्र राजा स्तरीय वंश का प्रतीक था। चांदी का चक्र प्रथम श्रेणी के राजा स्तरीय वंश का प्रतीक था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। पत्थर की शिला फिर से हिली और दूसरा चांदी का चक्र प्रकट हुआ, जिसके बाद तीसरा भी प्रकट हुआ। तीसरे चांदी के चक्र के प्रकट होने के बाद कोई और चक्र नहीं बचा। तीसरे स्तर का किंग लेवल ब्लड मेरिडियन लू मिंग द्वारा जागृत किए गए दूसरे ब्लड मेरिडियन का अंतिम स्तर था। तीनों चांदी के चक्र चमक रहे थे और बेहद चकाचौंध पैदा कर रहे थे। मैंने 6000 से अधिक रक्त शोधन गोलियां और रक्त शोधन क्रिस्टल लिए हैं। मैंने जिस वंश को जागृत किया है उसने मुझे निराश नहीं किया। लू मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो काफी संतुष्ट था। अपनी प्रतिभा के बल पर यदि उसने 6000 से अधिक रक्त शोधन गोलियां और रक्त शोधन क्रिस्टल न लिए होते तो वह शायद केवल 9वें स्तर की साधारण रक्तरेखा को ही जागृत कर पाता। उसके लिए राजा स्तर तक पहुंचना भी असंभव होता। उनकी दूसरी रक्त नलिका कंपन करने लगी और एक प्रबल खिंचाव बल उत्सर्जित करने लगी। असीम स्वर्ग पृथ्वी युआनची को लू मिंग ने अवशोषित कर लिया और उसे आवश्यक ची में परिवर्तित कर दिया। ये राजा स्तर की वंश परंपरा थी, जो अत्यंत जादुई थी। जब ये पहली बार जागृत होती थी तो इसे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बेतहाशा ग्रहण करने का अवसर मिलता था, और फिर यह धीरे धीरे शांत हो जाती थी। मैं इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता। लू मिंग ने अपना हाथ हिलाया और आसपास 2 लाख से अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल प्रकट हो गए। ये आध्यात्मिक क्रिस्टल अन्य युवा गुरुओं की हत्या करके प्राप्त किए गए थे। बैंग बैंग बैंग, आत्मा के क्रिस्टल एक एक करके फट गए और गतिशील ऊर्जा में बदल गए, जिसे लू मिंग लगातार अवशोषित और परिष्कृत करता रहा। लू मिंग की साधना शक्ति रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ी। कुछ ही समय में लू मिंग की साधना का स्तर प्रथम स्तर के मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया। हालांकि यह उसकी सीमा नहीं थी और वह अभी भी प्रगति कर रहा था। 1 घंटे बाद लू मिंग की साधना प्रथम श्रेणी के मार्शल पूर्वज स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। वह द्वितीय श्रेणी के मार्शल पूर्वज स्तर से केवल 1 कदम दूर था। इस समय दूसरी वंश परंपरा अंततः शांत हो गई और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। लू मिंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें झपकी और 2 लंबे भाले की तरह बाहर निकली। लू मिंग मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने शरीर में लगभग अनंत आवश्यक ची ऊर्जा को महसूस किया। हालांकि वास्तविक ची के संदर्भ में वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक विचार के साथ दूसरी वंश परंपरा को छिपा दिया गया। ये तो सिर्फ तीसरे दर्जे की राजा वंश परंपरा है। इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है? देखो मुझे। लू मिंग की सफलता पर ध्यान दे रही जी नियानकिंग ने नाक सिकुड़ी और पालथी मारकर बैठ गई और रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत करना जारी रखा। लू मिंग मुस्कुराया और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक जैड की बोतल निकाली। ये युवान की प्राचीन औषधियां थीं। उसके हाथों में अभी भी दर्जनों बोतलें थीं। उसने युवान की प्राचीन औषधियों का उपयोग करके अपनी साधना को मार्शल पूर्वज स्तर के दूसरे स्तर तक बढ़ाने की योजना बनाई थी। जब उसने जैड की बोतल खोली तो 9 ड्रैगनों का वंश प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह खोला और बोतल में मौजूद सभी 9 प्राचीन युवान औषधियों को पी लिया। मार्शल पूर्वज स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा और भी भयावह थी। भले ही युवान प्राचीन आध्यात्मिक गोलियां कम हो, उनका कोई खास उपयोग नहीं होगा। लू मिंग के लिए बेहतर यही होगा कि वह पूरी बोतल ही निगल जाए। जैसे जैसे लू मिंग गोली को परिष्कृत कर रहा था, उसने अपना कुछ ध्यान शी नियानकिंग को देखने में लगाया। 1 घंटे बाद जी नियानकिंग ने रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत करना बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगी। जिया नियानकिंग की प्रतिभा को देखते हुए वो जोंग तक पहुंचना कोई समस्या नहीं थी। जल्द ही वह सफलतापूर्वक उस बाधा को पार करने में सफल रही और एक भयानक ऊर्जा का प्रवाह आकाश में फैल गया। ये सार ऊर्जा लू मिंग की पिछली ऊर्जा से कम नहीं थी। इसने एक और हलचल पैदा कर दी। आसपास के लोग बेहद चौंक गए। ऊर्जा की 2 किरणें एक के बाद एक आकाश में उठीं और हर एक बेहद भयानक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 2 असाधारण प्रतिभाएं प्रकट हो रही हों? सभी लोग बेहद उत्सुक थे। धमाका। जी नियानकिंग की सफलता के बाद उसने अपनी दूसरी वंश परंपरा को जागृत करना शुरू कर दिया।
रक्त की रोशनी आकाश में तेजी से उठी और अत्यंत घनी थी, लगभग कई लीटर के क्षेत्र को कवर कर रही थी। लू मिंग हक्का बक्का रह गया। ये रक्त की आभा बहुत ही भयावह थी। गति इतनी तीव्र थी कि वह पहले से 10 गुना अधिक मजबूत थी। नहीं, उससे भी कहीं अधिक। हुहू, रक्त की ऊर्जा प्रवाहित हुई और मंथन करने लगी। एक आश्चर्यजनक दबाव फैल गया। कुछ क्षण बाद रक्त की रोशनी गायब हो गई और जीन यानकिंग के सिर के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। जी हाँ, बिल्कुल सही। जीन यानकिंग की दूसरी वंशज वास्तव में एक इंसान थी। वह 10 मीटर से भी अधिक लंबी, सुडौल काया वाली एक महिला थी। उसने काला घूंघट ओढ़ा हुआ था और वह काले कमल पर पालथी मारकर बैठी थी। उस महिला का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसका शरीर बेहद आकर्षक था। वह किसी राक्षसी की तरह मोहक आभा बिखेर रही थी। सबसे भयावह बात जिसने लू मिंग को स्तब्ध कर दिया, वह ये थी कि महिला के शरीर से वास्तव में 7 चांदी के चक्र उत्सर्जित हो रहे थे। 7वें स्तर का राजा वंश। लू मिंग की आंखें फटी रह गईं। उसके चेहरे पर अचंभित होने का भाव था। वह बहुत सदमे में था। राजा श्रेणी की रक्तरेखा को जागृत करना अत्यंत कठिन था। उदाहरण के लिए दुवानमू परिवार के प्रतिभाशाली दुवानमूलिन, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे भविष्य में फैंग वूजी को भी पीछे छोड़ देंगे, उनकी रक्तरेखा केवल द्वितीय श्रेणी की राजा श्रेणी की थी। चिलचिलाती धूप के 6 नायकों जैसे प्रतिभाशाली लोग आमतौर पर राजा वर्ग के पहले स्तर तक ही जागृत होते हैं। कुछ लोग इससे भी अधिक स्तर तक जागृत हो सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7वें स्तर का राजा कितना भयानक होता था। यह सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा थी। जीन यानकिंग ने लू मिंग की तरह रक्त शोधन की गोलियां और रक्त शोधन के क्रिस्टल तो नहीं बनाए थे, लेकिन उसने जिस रक्त नाड़ी को जागृत किया था, वह लू मिंग की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह सचमुच एक दानव था। भले ही जीन यानकिंग ने रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत न किया हो, फिर भी वह संभवतः 5वें स्तर के राजा वंश को जागृत कर सकता था। इसी क्षण जीन यानकिंग ने अपनी आंखें खोली और चिल्लाया, निगल जाओ। हुहू, उस क्षेत्र की आकाशीय और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक पागल की तरह जीन यानकिंग की ओर दौड़ पड़ी। दर्जनों मील के दायरे में आकाशीय और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में हलचल मच गई और ऐसा लगा मानो हवा में एक तेज हवा चल रही हो। क्या हो रहा है? मैं अब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पा रहा हूं। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को कोई नियंत्रित कर रहा है। कुछ ही दर्जन मील के दायरे में विस्मयबोध की आवाजें गूंज उठीं। उसी समय जीन यानकिंग ने अपना हाथ हिलाया और आध्यात्मिक क्रिस्टलों का एक ढेर प्रकट हुआ। वे लाखों की संख्या में थे। वे सभी फट गए और आध्यात्मिक ऊर्जा के सागर में परिवर्तित हो गए, जो जीन यानकिंग में समाहित हो गई। जिया यानकिंग की साधना का स्तर तेजी से बढ़ा। मार्शल पूर्वज क्षेत्र 1 दान का प्रारंभिक चरण, मार्शल पूर्वज क्षेत्र 1 दान का मध्य चरण। बहुत जल्दी ही वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के पहले चरण के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन वह रुका नहीं। एक जोरदार धमाके के साथ उसने बाधा को पार करते हुए मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। जिया यानकिंग की साधना लगातार बढ़ती रही और अंत में वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। ये जियाओ तो बहुत ही डरावनी है। लू मिंग हक्का बक्का रह गया। जब उसने सफलता प्राप्त की, तब तक उसके लिए अपनी नवजागृत वंश शक्ति का उपयोग करके मार्शल पूर्वज क्षेत्र 1 दान के शिखर तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ हो चुका था। यह एक सामान्य व्यक्ति के वर्षों के परिश्रम के बराबर था। हालांकि जीन यानकिंग और भी अधिक भयानक था। वह सीधे मार्शल पूर्वज क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। यह 7वें स्तर की राजा वंश परंपरा थी। बेशक इस तरह का सुधार एक बार का ही था। भविष्य में उसे धीरे धीरे इसे विकसित करना होगा। जिया यानकिंग खड़ी हुई और लू मिंग को घमंडी नजर से देखते हुए बोली, कैसा है? एक मामूली राजा स्तर की तृतीय श्रेणी की रक्तरेखा क्या होती है? अब मेरी हथेली ले लो। जिया यानकिंग चिल्लाया और अपनी हथेली से प्रहार किया। भयानक शक्ति के साथ एक काला हथेली का निशान बन गया। मानव दाव हथेली। लू मिंग ने भी अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसने एक विशाल हथेली का निशान बनाया, जो शीन यानकिंग की काली हथेली के निशान से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ वे दोनों कांप उठे और एक कदम पीछे हट गए। क्या आपने मार्शल पूर्वज क्षेत्र के दूसरे स्तर को पार कर लिया है? जीन यानकिंग ने चिल्लाकर कहा। बिल्कुल, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया यानकिंग की सफलता से पहले उन्होंने यीयुआन की प्राचीन औषधियों की 20 बोतलें पी ली थीं और द्वितीय श्रेणी के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया था।
यह मत सोचो कि मैं तुम्हें कुचल नहीं सकता सिर्फ इसलिए कि तुमने मार्शल पूर्वज क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। जिया नियानकिंग चिल्लाया और उसका शरीर खून जैसे लाल प्रकाश से जगमगा उठा। वह अपनी वंश परंपरा को सक्रिय करने ही वाला था। गर्जन, सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश जिया नियानकिंग के बगल में प्रकट हुआ और मुंह खोलकर उसे घूरने लगा। जिया नियानकिंग चीख पड़ी और तेजी से पीछे हट गई। लू मिंग, तुम बेशर्म हो। तो क्या हुआ अगर मैं बेशर्म हूं? तुम हर दिन कहते हो कि तुम मुझे कुचल दोगे। आज मैं तुम्हें कुचल दूंगा। हाँ हाँ, कर दिखाओ। लू मिंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। हल्की सी चीख के साथ वह शी नियानकिंग पर झपटा। उसी समय सुनहरी आंखों वाले रक्तलाश ने गुर्राते हुए शी नियानकिंग पर झपट्टा मारा। जिया नियानकिंग का शरीर रक्त लाल प्रकाश से जगमगा उठा क्योंकि वह अपनी वंश परंपरा को सक्रिय करने ही वाली थी। हालांकि सुनहरी आंखों वाला रक्त ज़ोंबी आगे बढ़ा और रक्त लाल प्रकाश जिया नियानकिंग की ओर बढ़ा, जिससे उसकी वंश परंपरा का सक्रियण बाधित हो गया। उसी समय लूमिंग ने आगे बढ़कर शी नियानकिंग के दांतियान पर हथेली से प्रहार किया, जिससे उसकी आवश्यक ची ऊर्जा अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गई और वह बंध गई। भाड़ में जाओ। जिया नियानकिंग चीखने लगा और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? लू मिंग ने कुछ बल प्रयोग किया और जी नियानकिंग की मूल ऊर्जा अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गई। भला वह कैसे विरोध कर सकता था? लू मिंग ने उसे जकड़ रखा था और वह हिल भी नहीं सकता था। लू मिंग, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी नियानकिंग चिल्लाया। हाँ, अब जब तुम पूरी तरह मेरे काबू में हो फिर भी मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है मैंने पहले कुछ ज्यादा ही ईमानदारी बरती थी। मुझे मार खानी पड़ेगी। लू मिंग ने ऐसा कहा और फिर उसे सबक सिखाया। लू मिंग, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद डालूंगा। जिया नियानकिंग ने दांत पीसते हुए कहा। अंत में उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में अपशब्द कहे। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे जो चाहे करने देने के लिए तैयार हो। हालांकि डांटते डांटते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार लू मिंग थोड़ा बेबस था। उसने झट से शी नियानकिंग को छोड़ दिया और बोला, अरे तुम क्यों रो रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। हालांकि शी नियानकिंग का रोना एक ऐसी नदी की तरह था जिसके द्वार खुल गए हों, और वह रोना बंद नहीं कर पा रहा था। वह बहुत दुख और दयनीयता से रो रही थी। उसके आंसू मोतियों की माला की तरह बहकर जमीन पर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में कोई गहरी शिकायत हो जिसे वह इस रोने के माध्यम से व्यक्त करना चाहती थी। लू मिंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया था, इसलिए वह केवल उसके साथ ही रह सकता था। काफी देर बाद जी नियानकिंग ने रोना बंद किया। वह काफी देर तक लू मिंग को हैरानी से देखती रही, फिर अचानक दांत पीसते हुए बोली, लू मिंग, आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगी। फिर ये। लू मिंग पूरी तरह से अवाक रह गया। मैं जा रहा हूँ, क्या तुम आ रहे हो? लू मिंग ने पूछा। बिल्कुल हम जा रहे हैं। भागने के बारे में सोचना भी मत। जी नियानकिंग ने सूंघकर लू मिंग का पीछा किया। लू मिंग के होठों के कोने मुस्कुरा उठे। वे दोनों स्टोन फॉरेस्ट से निकल गए। बेशक सुनहरी आंखों वाला खून का ज़ॉम्बी भी उनके साथ था। हालांकि लू मिंग ने सुनहरी आंखों वाले खून के ज़ॉम्बी के लिए एक बहुत बड़ा काला चोला और बांस की टोपी निकाली क्योंकि वह बहुत आसानी से नजर आ सकता था। उन दोनों ने बेतरतीब ढंग से एक दिशा चुनी और आगे बढ़े। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ अंधे मार्शल आर्टिस्टों से हुई जिन्हें लू मिंग ने आसानी से हरा दिया। 2 घंटे बाद क्लैंग। अचानक दूर से एक घंटी की आवाज आए और पूरी दुनिया में गूंज उठी। किसी को नहीं पता था कि घंटी कितनी दूर से आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके कानों के ठीक बगल में बज रही हो। कितनी अद्भुत ध्वनि है, इसका क्या अर्थ है? लू मिंग थोड़ा उत्सुक था। जिया नियानकिंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। चलिए एक बार देख लेते हैं। चलो चलें, लू मिंग ने कहा। उसके भीतर से ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा और वह आकाश में उड़ गया तथा घंटी की दिशा में आगे बढ़ गया। मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर में प्रवेश करने के बाद वह अंततः अपनी इच्छानुसार उड़ सकता था। जिया नियानकिंग और सुनहरी आंखों वाला रक्त शव लू मिंग के पीछे पीछे चलने लगे। क्लैंग। कुछ ही क्षण बाद दूसरी घंटी बजी। आवाज अभी जैसी ही लग रही थी, लेकिन लू मिंग और बाकी लोग घंटी की जगह से काफी दूर थे। लू मिंग और बाकी लोग घंटी की आवाज के स्रोत की ओर उड़ते रहे। कुछ देर बाद घंटी तीसरी बार बजी। आवाज की तीव्रता पिछली 2 आवाजों के समान थी, मानो वह बिल्कुल उसके कान के पास हो।
भनभनाहट, वूश। बीच बीच में हवा के कटने की आवाज सुनाई देती थी। न केवल लू मिंग और बाकी लोग बल्कि अन्य लोग भी घंटी की आवाज सुनकर उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही देर बाद चौथी घंटी बजी। उसी क्षण लू मिंग और बाकी लोगों ने एक विशाल पर्वत देखा। यह पर्वत इतना ऊंचा था कि बादलों तक पहुंचता था। यह अत्यंत भव्य था और इस पर्वत की चोटी से घंटी बज रही थी। जब वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पहाड़ प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था और वे बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते थे। इस समय सैकड़ों युवा विशेषज्ञ पर्वत की तलहटी में एकत्रित हो चुके थे। भन भन, तलवार की रोशनी की एक चमक दिखाई दी और तलवारबाज का चोला पहने एक युवक हवा में रुक गया। भीड़ चौंक गई। उनमें से कुछ ने डार्क मून के 9 नायकों में से डुआन लिंग को पहचान लिया। इसके बाद समय समय पर विशेषज्ञ उपस्थित होते रहे। डुआन लिंग के अलावा ब्लड झाओ साम्राज्य के 50 सुपर नौसिखियों में से 2 भी प्रकट हुए थे। क्लैंग क्लैंग, घंटी लंबी थी और हर पल एक बार बजती थी। जब 8वीं ध्वनि सुनाई दी तो अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए एक राक्षसी रूप वाला युवक हवा से चलकर आया। यांग लियूजी यहाँ है, किसी ने हैरानी से कहा। यहाँ तक कि झाओ 50 के खून के सुपर नवागंतुकों के चेहरे के भाव भी बदल गए और वे बेहद गंभीर हो गए। क्लाउड सम्राट रैंकिंग में मौजूद प्रतिभाशाली लोग बहुत शक्तिशाली थे। इस समय पहाड़ की तलहटी में 1000 से अधिक लोग एकत्रित हो चुके थे। क्लैंग, कुछ ही क्षण बाद 9वीं घंटी बजी। जब 9वीं घंटी बजी तो पहाड़ को ढकने वाला प्रकाश का पर्दा कांप उठा और वास्तव में गायब हो गया, शून्य में परिवर्तित हो गया और पहाड़ का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। उसके सामने 8 रास्ते थे जो सीधे पहाड़ की चोटी तक जाते थे। प्रत्येक पथ पर प्रत्येक निश्चित दूरी पर चमकदार वस्तुओं का एक गोला होता था जो खजानों के प्रकाश को प्रकट करता था। ये तो एक अनमोल खजाना है। बिल्कुल सही, जो लोग यहाँ टिक सकते हैं वे असाधारण ही होंगे। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। देखो, वहां एक पत्थर की शिला है। उस पर शब्द लिखे हुए हैं। किसी ने चिल्लाया। प्रत्येक सड़क के चौराहे पर एक चबूतरा था। चबूतरे के सामने एक पत्थर की पट्टिका थी। सभी लोग देखने के लिए आगे बढ़े और उनकी आंखें चमक उठीं। पत्थर की पट्टिका का अर्थ स्पष्ट था। उसमें लिखा था कि यह बादल सम्राट महल द्वारा शिष्यों को दिया गया प्रतियोगिता मार्ग था। प्रत्येक मार्ग पर शिलालेख बने हुए थे और प्रत्येक मार्ग पर केवल एक ही व्यक्ति चल सकता था। केवल 8 लोग ही 8 रास्तों से गुजर सकते थे और रास्ते में पुरस्कार के रूप में कुछ खजाने भी मिलेंगे। सबकी आंखें चमक उठीं। ये रास्ता मेरा है, यह मेरा है। तुरंत ही 1 दर्जन से अधिक लोग पहली सड़क पर बने प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़े। धमाका, लेकिन उसके तुरंत बाद सूर्य की तरह गर्म मुट्ठी की ऊर्जा का एक गोला मंच की ओर तेजी से बढ़ा। 1 दर्जन से अधिक युवा विशेषज्ञ बिना चीख निकाले ही सीधे राख में तब्दील हो गए। एक युवक आगे बढ़ा और चारों ओर देखने लगा। ये यांग के 6 चरम रूप थे। अधिकांश लोगों के चेहरे बदल गए। ये स्पष्ट था कि यांग लियूजी ने पहला मार्ग अपनाया था और अब यह मार्ग उनका था। दूसरा एक। कुछ लोग दूसरे रास्ते की ओर दौड़ पड़े। स्विश, एक लोहे की छड़ तेजी से गुजरी और 1 दर्जन युवक चीखते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गए। बिखरे बालों वाला और हाथ में लोहे की छड़ लिए एक युवक दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला गया। ब्लड झाओ के 50 सुपर नौसिखियों में से एक, ब्लड स्टाफ आयरन डेमन। किसी ने हैरानी से कहा। कई लोगों की निगाहें तन गईं। वे आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन लौह दानव अत्यंत शक्तिशाली था। एक ही लोहे की छड़ से उसने हजारों सैनिकों को ढेर कर दिया। वूश, तीसरे मार्ग के चबूतरे पर तलवार की रोशनी की एक किरण उड़ते हुए अमर प्राणी की तरह प्रकट हुई। ये डुआन लिंग थी जो डार्क मून की 9 प्रतिभाओं में से एक थी। धमाका, छठे मार्ग पर एक विशेषज्ञ भी था जो ब्लड झाओ के 50 सुपर नौसिखियों में से एक था। तुरंत ही पहला, दूसरा, तीसरा और छठा रास्ता सभी भर गए। वे चारों सबसे ऊपर खड़े रहे और बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए। कोई भी मौत को गले लगाने के लिए ऊपर नहीं गया। शेष 4 रास्तों के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी थी। लोगों के समूह आगे बढ़े और अपनी पूरी ताकत से लड़े, जिससे लोग एक के बाद एक गिरते चले गए। यह मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर का युद्ध क्षेत्र था। ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए यहाँ हस्तक्षेप करना कठिन था। मैं एक चाहता हूँ, जिया नियानकिंग ने कुछ बुदबुदाया। फिर उसका शरीर हरकत में आया और वह 5वें रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। शानदार राक्षसी हथेली। जिया नियानकिंग की राक्षसी हथेली की छाप एक अज्ञात स्तर की मार्शल तकनीक थी। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, उसकी शक्ति और भी भयानक होती गई। आह आह,
चीखों की एक श्रृंखला के साथ 7 या 8 मार्शल पूर्वज क्षेत्र के विशेषज्ञ जिया नियानकिंग के हमले से हवा में उड़ गए। उनमें से कुछ तो हवा में ही फट गए। इतना ताकतवर, ये कौन है? किसी को झटका लगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ, जी नियानक्विन ठंडे स्वर में चिल्लाए। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वे आगे बढ़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन शी नियानकिंग ने उन्हें एक ही झटके में मार डाला। बाकी बचे लोग असहाय थे और उनके पास दूसरे रास्तों पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो मैं भी एक ले लूंगा। लू मिंग तेजी से 8वें रास्ते की ओर दौड़ा और उसके ठीक पीछे सुनहरी आंखों वाला रक्तलाश चल रहा था। मरना। कृपाण प्रकाश की एक किरण लू मिंग के सिर की ओर लक्षित थी। ये बहुत शक्तिशाली थी। वो योद्धाओं के पूर्वज क्षेत्र के प्रथम स्तर के शिखर पर था। मरने वाले तो तुम ही हो। उसके हाथ में दानव को वश में करने वाला भाला प्रकट हुआ और उसने उसे बाहर की ओर घुमाया। टकराना। युवक का शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। वो अज्ञात दूरी तक उड़ता हुआ गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बच्चे, ये तुम हो? अचानक लू मिन के पास से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लू मिन की नजरें पूरे कमरे में घूमी और उसे हंसी आ गई। क्या यह वही युवक नहीं था जिसने रेशमी वस्त्र पहनकर युआन की प्राचीन आध्यात्मिक गोली चुराई थी? रेशमी चोगा पहने उस युवक ने लू मिन के आसपास के वातावरण पर एक नजर डाली। फिर उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, बदमाश, अब जब तू यहाँ अकेला है तो मैं देखना चाहता हूं कि तेरी मौत कैसे होती है। ओह, सच में? मुझे डर है कि आप इसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। बदमाश, जिद्दी होने का कोई फायदा नहीं, मर जा। रेशमी वस्त्र पहने युवक ने हिंसक आभा बिखेरते हुए चिल्लाया। तीसरे चरण का मार्शल पूर्वज स्तर। कड़ाईदार वस्त्र पहने ये युवक वास्तव में तीसरे चरण के मार्शल पूर्वज स्तर तक पहुंच चुका था। कुछ समय पहले उनकी साधना अभी भी मार्शल पूर्वज स्तर के दूसरे स्तर के शिखर पर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रेशमी वस्त्रधारी युवक का पिछले कुछ दिनों में संयोगवश उनसे सामना हुआ, जिससे उनकी साधना में यह उपलब्धि प्राप्त हुई। मरना। युवक के शरीर पर बैंगनी रोशनी पलक झपकते ही सुनहरी हो गई। उसने अपनी हथेली से प्रहार किया और एक सुनहरा असली अजगर उड़कर लू मिंग की ओर झपटा। लू मिंग ने बिना देखे ही अपनी बंदूक निकाल ली। टकराना। सुनहरा असली अजगर टोफू की तरह चकनाचूर हो गया। लू मिंग के भाले ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। भाले की तेज चमक कड़ाईदार वस्त्र पहने युवक की ओर बढ़ती रही। ये कैसे हो गया? कड़ाईदार वस्त्र पहने युवक अविश्वास से चिल्ला उठा। उसकी साधना मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के तीसरे पायदान तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा लू मिंग अकेला था। उसने सोचा था कि लू मिंग को मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस मार्शल आर्ट तकनीक पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वो लू मिंग के भाले से चकनाचूर हो जाएगी। इस क्षण उसने चिल्लाकर अपनी पूरी ताकत से विरोध किया। टकराना। भाले की भीषण चमक उसके शरीर पर पड़ी और उसकी सारी सुरक्षा चकनाचूर हो गई। उसके शरीर से चटकने की आवाजें आईं और उसकी कई हड्डियां टूट गईं। वो मंच से मांस के ढेर की तरह नीचे गिर पड़ा। उसकी मृत्यु निश्चित थी। लू मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और रेशमी वस्त्र पहने युवक की भंडारण अंगूठी को अपनी मुट्ठी में खींच लिया। फिर वो बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ा। बैंग बैंग। लू मिंग का हमला सीधा और दबंग था। उसने अपने लंबे भाले से एक विशाल भाले की किरण बनाई और सेना को तितर बितर कर दिया। बैंग बैंग। लू मिंग ने उन युवकों को टूटे हुए बोरे की तरह बहा दिया। कम साधना स्तर वाले युवकों के शरीर तुरंत फट गए। पलक झपकते ही लू मिंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो 8वीं सड़क के चौराहे पर बने चबूतरे पर बंदूक लिए गर्व से खड़ा था। ये कौन है? ये तो बहुत ताकतवर है। कई लोग लू मिंग को हैरानी से देख रहे थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ठीक इसी तरह 5वें और 8वें मार्ग पर क्रमशः लू मिंग और शी नियानकी का कब्जा हो गया। अब केवल चौथा और 7वां रास्ता ही बचा था और प्रतियोगिता बेहद कड़ी थी। हत्याएं जारी रहीं और खून नदी की तरह बहता रहा। आकाश में शिलालेख प्रकट हुए और रक्त को शुद्ध करने वाले क्रिस्टल बनने लगे। कुछ ही देर बाद चौथे और 7वें रास्तों के भी अपने अपने मालिक मिल गए। चौथा विकल्प एक गंजा युवक था जिसकी ताकत तीसरे दान स्तर के सर्वोच्च मार्शल पूर्वज के बराबर थी। वह बेहद शक्तिशाली था। बेशक बनिंग सन के 6 नायकों के प्रतिभाशाली योद्धाओं की तुलना में वह थोड़ा कमजोर था। 7वें मार्ग पर एक छोटा और मोटा युवक विराजमान था। इस व्यक्ति की साधना भी मार्शल पूर्वज स्तर के तीसरे तल पर थी। किसी ने भी उन 8 रास्तों को चुनौती देने का साहस नहीं किया। शुल्क। फिर 8 प्लेटफार्मों पर मौजूद सभी लोग सड़क की ओर दौड़ पड़े। लू मिंग भी पहाड़ी रास्ते की ओर दौड़ पड़ा
और सुनहरी आंखों वाला खून का ज़ोबी उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। सुनहरी आंखों वाला रक्तलाश मानव नहीं था, इसीलिए वो लू मिंग के साथ यात्रा कर सकता था। उसके बाहर निकलते ही कुछ ही क्षण में उसके सामने प्रकाश और परछाइयां झिलमिला उठीं। अचानक 4 बाघ के आकार के राक्षसी जानवर प्रकट हुए और उसका रास्ता रोक दिया। ये स्पष्ट था कि ये चारों राक्षसी जीव शिलालेख निर्माण द्वारा निर्मित थे और वास्तविक नहीं थे। 4 राक्षसी जानवर, सभी मार्शल पूर्वज 3 दान के प्रारंभिक चरण में है। लू मिंग एक नज़र में ही चारों राक्षसी जीवों की ताकत का अंदाजा लगा सकता था। गरज गरज, चारों राक्षस लू मिंग पर झपटे। लू मिंग का लंबा भाला कांप उठा और उसमें से 4 प्रकाश किरणें फूट पड़ी। पफ पू, भाले की चमक से चारों राक्षसी जीव भेदित हो गए, ऊर्जा कणों में परिवर्तित हो गए और विलीन हो गए। लू मिंग की वर्तमान साधना को देखते हुए एक साधारण तृतीय स्तरीय मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर उसके सामने कुछ भी नहीं था। वह उसे एक ही वार में आसानी से मार सकता था। चारों राक्षसी जीवों के मारे जाने के बाद लू मिंग कुछ मीटर आगे बढ़ा। वहां एक प्रकाश का गोला तैर रहा था जिसके अंदर एक गुप्त नियमावली थी। उसने आवश्यक ची ऊर्जा को ग्रहण किया और गुप्त ग्रंथ लू मिंग के हाथों में आ गिरा। 10 बार तलवार चलाने की तकनीक एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला है। लू मिंग ने उसे खोला और थोड़ा निराश हुआ। लू मिंग को तलवारबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में लू मिंग के पास प्राचीन ढाल तकनीक और 3 हथेलियों की तकनीक थी। ये दोनों मार्शल आर्ट तकनीकें अत्यंत प्राचीन थीं और निश्चित रूप से निम्न स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों में शीर्ष स्थान रखती थीं। उसने दिव्य मार्शल आर्ट तकनीक 9 ड्रैगन स्वर्ग स्टॉम्पिंग स्टेप्स का अभ्यास नहीं किया था। ये कहा जा सकता है कि लू मिंग के पास फिलहाल अन्य मार्शल आर्ट तकनीकों की कमी नहीं थी। उसे भाले की तकनीक की आवश्यकता थी। वह अभी भी निम्न स्तर की काली श्रेणी की मार्शल कला फायर गन तकनीक का उपयोग कर रहा था, जो पूरी तरह से अपर्याप्त थी। लेकिन आखिर यह एक निम्न स्तर की मार्शल कला थी। अगर वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वह इसे चौंका देने वाली कीमत पर बेच सकता था। बड़े संप्रदायों के कुछ शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के पास स्वाभाविक रूप से पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों की कमी नहीं थी, लेकिन कई छोटे संप्रदायों और यहां तक कि व्यक्तिगत साधकों के बीच मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर्स के पास भी पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक बिल्कुल नहीं हो सकती थी। धरती के स्तर की मार्शल कला के लिए वे दिवालिया होने को भी तैयार होंगे। इसलिए पृथ्वी स्तर की मार्शल कला की कीमत कम से कम 10 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल थी। लू मिंग ने गुप्त नियमावली को अपने पास रखा और लगातार तरक्की करता रहा। 100 मीटर चलने के बाद एक तेज रोशनी चमकी और एक और राक्षसी जानवर प्रकट हुआ। इस बार ये मार्शल पूर्वज क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण के 8 राक्षसी जानवर थे। फिर भी इससे लू मिंग को जरा भी बाधा नहीं हुई। वाह, क्षियु क्षियु, 8 भाले के आकार की रोशनी दागी गई और 8 राक्षसी जानवरों को मार गिराया गया। सामने एक और प्रकाश का गोला था। इस बार प्रकाश के गोले में एक आध्यात्मिक हथियार युद्ध तलवार थी। ये चौथे स्तर का उच्च स्तरीय आध्यात्मिक हथियार था। लू मिंग ने आह भरी। आखिर ये सब तलवारों से ही क्यों जुड़े थे? हालांकि चूंकि यह चौथे स्तर का उच्च आध्यात्मिक हथियार था, इसलिए इसकी कीमत 10 प्रहारों वाली तलवार तकनीक से कम नहीं थी। स्वाभाविक रूप से लू मिंग ने इसे तुरंत अपने पास रख लिया। फिर वह ऊपर की ओर बढ़ता रहा, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा हैरान रह गया क्योंकि उसने एक छोटी और मोटी आकृति देखी। वह 7वें रूट का मोटा ताजा युवक था। इस क्षण लू मिंग को एहसास हुआ कि 8वां मार्ग वास्तव में 7वें मार्ग में विलीन होने वाला था। वे दोनों एक में विलीन हो जाएंगे। अन्य रास्तों के लिए भी यही स्थिति थी, जहां पहला और दूसरा रास्ता एक दूसरे के सामने आकर मिलते थे। तीसरा और चौथा आपस में मिल गए और 5वां और 6ठा आपस में मिल गए। 2 अलग अलग रास्तों पर चल रहे 2 लोग आपस में मिलने ही वाले थे। अंत में केवल 4 रास्ते ही बचे थे। स्पष्टतः उस छोटे कद के मोटे युवक ने भी लू मिंग को देख लिया था। उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। वह तेजी से ऊपर की ओर दौड़ना चाहता था। हालांकि जिस बिंदु पर दोनों रास्ते आपस में मिल गए, वहां प्रकाश टिमटिमाया और एक के बाद एक राक्षसी जीव प्रकट होने लगे। कुल मिलाकर 16 राक्षसी जीव थे और उनमें से प्रत्येक की आभा पिछले वाले की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। वे सभी 16 राक्षसी जीव मार्शल पूर्वज 3 दान के शिखर पर थे। जैसे ही 16 राक्षसी जीव प्रकट हुए, उन्होंने उस हट्टे कट्टे युवक पर हमला कर दिया। एक पल के लिए वह हट्टा कट्टा युवक एक कठिन लड़ाई में फंस गया। लू मिंग तेजी से दौड़ा और तभी तेज रोशनी फूट पड़ी।
मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर मौजूद राक्षसी जानवर कोई प्रतिरोध नहीं कर सके और ल्यूमिंग द्वारा एक एक करके मारे गए। जल्द ही 16 राक्षसी जीवों में से केवल कुछ ही बचे रह गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे खुद करूं? लू मिंग ने उस छोटे और मोटे युवक को ठंडी निगाहों से देखा। छोटे कद और मोटे शरीर वाले उस युवक का चेहरा बेहद बदसूरत था। हालांकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी साधना तीसरे दर्जे के महान मार्शल मास्टर स्तर पर थी, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति एक साधारण चौथे दर्जे के मार्शल पूर्वज स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से भी कम थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि लू मिंग अधिक शक्तिशाली था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना एक साधारण चौथे स्तर के मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर से की जा सके। हालांकि कद में छोटा और मोटा युवक अनिच्छुक था, लेकिन अंततः उसने दांत पीसकर जाने के लिए मुड़ गया। आखिरकार खजाना कितना भी कीमती क्यों न हो, अगर उसकी जान चली गई तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। लू मिंग ने अपना भाला लहराया और बचे हुए राक्षसी जानवरों को मार डाला। फिर वह प्रकाश के तीसरे गोले की ओर चल पड़ा। इस बार भी प्रकाश का गोला एक मार्शल तकनीक ही थी। लू मिंग ने उसे उठाया और उस पर एक नजर डाली। पृथ्वी स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक, 100 कदम दिव्य मुक्का। लू मिंग बेहद खुश था। इस बार तो सचमुच धरती के स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक थी। ये वाकई चौंकाने वाला था। रहस्यमय तलवार संप्रदाय जैसे संप्रदाय के लिए मार्शल कौशल का उच्चतम स्तर केवल पृथ्वी श्रेणी का ऊपरी स्तर ही था। कीमत बेहद अधिक थी। लू मिंग ने उत्साह से उसे पकड़े रखा और फिर अपनी नजरें दूसरी सड़कों पर घुमा लीं। दूसरे मार्ग पर चलने वाला युवक सबसे बदनसीब था। ब्लड झाओ साम्राज्य के 50 सुपर नौसिखियों में से एक होने के नाते उसकी मुलाकात यांग लियूजी से हुई थी। बिना लड़ाई के ही वह स्वेच्छा से पीछे हट गया था। यांग लियूजी के साथ युद्ध में उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। डुआन लिंग ने तीसरे और चौथे चरण में अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से मार डाला। पांचवें और छठे मार्ग के बीच की लड़ाई सबसे तीव्र थी, जिसके कारण अन्य सभी मार्गों को रुकना पड़ा। जिया नियानकिंग का मुकाबला झाओ 50 नाम के एक अन्य सुपर नवागंतुक खिलाड़ी से जबरदस्त रहा। जिया नियानकिंग ने अपनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। 7वें स्तर के राजा वंश का होना अत्यंत शक्तिशाली था। उनके बीच का युद्ध अत्यंत तीव्र था। ये लड़ाई चिलचिलाती धूप के 6 नायकों के स्तर की थी। सैकड़ों वारों के आदान प्रदान के बाद जी नियानकिंग ने अपना हाथ हिलाया और अचानक एक विशाल, सुंदर महिला की भुजा प्रकट हुई। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को थप्पड़ मारा और उसे हवा में उछाल दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। जी नियानकिंग ने ये लड़ाई जीत ली। ये छोटी लड़की बहुत शक्तिशाली है। अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा दे तो शायद मैं उसे हरा न पाऊं। लगता है कि यहां से निकलते ही मुझे 9 ड्रैगन स्वर्ग को रौंदने की तकनीक में जल्द से जल्द महारत हासिल करनी होगी। साथ ही मुझे असली युद्ध ड्रैगन तकनीक के 5वें चरण को भी जल्द से जल्द पार करना होगा, नहीं तो बाकी प्रतिभाशाली लोगों के मुकाबले मेरी बढ़त धीरे धीरे कम होती जाएगी। लू मिंग मन ही मन सोचता रहा और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कुछ देर बाद और भी राक्षसी जानवर प्रकट हुए। इस बार उनकी संख्या केवल 4 थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक की आभा पिछले राक्षसी जीवों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वे चारों राक्षसी जीव मार्शल पूर्वज क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में थे। चारों राक्षसी जानवर दहाड़ते हुए लू मिंग पर झपटे। लू मिंग ने भाले से लड़ाई लड़ी। चौथे स्तर के मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर को एक ही वार में नहीं मारा जा सकता था। इससे लू मिंग पर काफी दबाव बन गया। लू मिंग ने मानव पथ हथेली का उपयोग नहीं किया। उसने केवल अपने लंबे भाले और वायु एवं अग्नि की शक्ति का उपयोग करके लड़ाई लड़ी। वो इस लड़ाई का उपयोग हवा और आग के मिश्रण को ठीक से समझने के लिए करना चाहता था। टकराना। लू मिंग के भाले से एक राक्षसी जानवर हवा में उड़ गया, लेकिन वह गायब नहीं हुआ। उसने दहाड़ मारी और फिर से उस पर हमला कर दिया। ठीक उसी क्षण राक्षसी जानवर एक के बाद एक उस पर टूट पड़े, लेकिन लू मिंग ने उन्हें हवा में उछाल दिया। लू मिंग की वायु और अग्नि शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि वो अभी भी उन्हें पूरी तरह से एकीकृत करने से बहुत दूर था। 100 चालों के बाद चारों राक्षसी जानवर अचानक फट गए और गायब हो गए। लू मिंग दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि लगातार हमलों के बाद चारों राक्षसी जानवरों की ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वे स्वतः ही विलीन हो गए थे। लू मिंग मुस्कुराया। वो आगे बढ़ा और प्रकाश का चौथा गोला प्रकट हुआ। उसके अंदर एक जेड का डिब्बा था। लू मिंग ने उसे रख लिया और जब उसने उसे खोला तो वह बहुत खुश हुआ। जेड के डिब्बे में वास्तव में राक्षसी जानवरों के रक्त के अंश मौजूद थे। कुल मिलाकर 9 बिंदु थे।
जेड के डिब्बे पर लिखा था कि यह कक्षा 6 के स्तर 4 के राक्षसी जानवर का रक्तसार है। लू मिंग बेहद खुश था। छठे दर्जे के चौथे स्तर के राक्षसी पशु के रक्तसार के 9 अंशों की कीमत बहुत अधिक थी। ये छठे दर्जे के मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर के बराबर थी। बाहरी दुनिया के लिए इसे खरीदना बहुत मुश्किल होगा। लू मिंग ने इसे सावधानीपूर्वक रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कुछ ही समय बाद मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर 4 दान के प्रारंभिक चरण के 8 राक्षसी जानवर प्रकट हुए। लू मिंग भाले से अभ्यास करता रहा। थोड़ी देर बाद 8 राक्षसी जीव फटकर गायब हो गए। इस बार प्रकाश के गोले में जो चीज दिखाई दी, उससे लू वेमिंग थोड़ा निराश हुआ। यह निम्न श्रेणी की पृथ्वी संवर्धन तकनीक थी। मिंग ने साधना की तकनीक को बरकरार रखा और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद लू मिंग को एहसास हुआ कि दोनों रास्ते फिर से एक दूसरे से मिल गए हैं। उसके सामने जी नियानकिंग चुपचाप खड़ी थी, मानो उसका इंतजार कर रही हो। जिया नियानकिंग ने लू मिंग की ओर एक नजर डाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। प्रकाश की एक चमक के साथ 16 राक्षसी जीव उत्पन्न हुए। इस बार मार्शल पूर्वज क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर 16 राक्षसी जानवर थे। जिया नियानकिंग और राक्षसी जानवर आपस में लड़ रहे थे। छोटी किंग, तुमने मेरे साथ जाने का इंतजार क्यों नहीं किया? लू मिंग आगे बढ़ा और मुस्कुराया। जिया नियानकिंग ने ठंडी सांस ली और लू मिंग को घूर कर देखा। उसने बार बार ताली बजाई, मानो उसने उस राक्षसी जानवर को लू मिंग समझ लिया हो। उसने अपना सारा क्रोध उस राक्षसी जानवर पर उंडेल दिया। ये राक्षसी जीव बेहद दयनीय अवस्था में थे। उनमें से कुछ को मौके पर ही पराजित कर दिया गया। यह महिला तो बहुत हिंसक है। लू मिंग ने कुछ बुदबुदाया और भाले की चमक फूट पड़ी। उन दोनों के एक साथ काम करने से थोड़े ही समय में सभी राक्षसी जानवर मारे गए। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। उनमें से केवल एक ही आगे बढ़ सकता था। छोटी किंग, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद हमें यांग लियूजी से लड़ना पड़ेगा। अगर तुम ये कर सकती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। मैं यांग लियूजी का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम यांग लियूजी से हार गए और ऊपर का खजाना खो बैठे, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिया नियानकिंग ने दांत पीसते हुए कहा। लू मिंग के पास सुनहरी आंखों वाली रक्त लाश पड़ी थी। शायद वह यांग लियूजी से सीधे मुकाबला कर सकती थी। शी नियानकिंग जानती थी कि वह यांग लियूजी की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि वह उसे लू मिंग को सौंप दे। हाँ, आपका शुक्रिया, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया नियानकिंग ने उसकी तरफ एक नजर डाली और नीचे की ओर चलने लगी। पहाड़ की तलहटी में 1000 से अधिक लोग ऊपर की ओर देख रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पहाड़ पर क्या हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी सड़क पर कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वह धुंधली रोशनी की एक परत से ढक गई थी और वे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है कि ऊपर क्या है? वहां कुछ अनमोल खजाने अवश्य होंगे। पत्थर की पट्टिका पर लिखा था कि यह बादल सम्राट महल के शिष्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मार्ग है। पुरस्कार अवश्य ही असाधारण होगा। अफसोस की बात है कि हम बहुत कमजोर हैं। हम बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा सकते। मैं उन 8 लोगों में से बाकी 6 को जानता हूँ। एक युवक और एक युवती भी हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे आश्चर्य होता है कि वे कौन हैं जो सभी नायकों को पीछे छोड़कर अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं। जैसे ही लू मिंग और बाकी लोग गायब हुए, नीचे मौजूद भीड़ ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। उसके बाद वे ये जानने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे कि पहाड़ी रास्ते पर किस प्रकार का खजाना छिपा है। देखो, कोई नीचे आ रहा है। कुछ देर बाद किसी ने आवाज लगाई। सबने उधर देखा तो एक छोटा और मोटा युवक 7वें रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दिया। ये के डोंग है? ये नीचे क्यों आया? क्या हुआ? सभी लोग असमंजस में थे। दोस्तों देखो, 50 सुपर रूकी खिलाड़ी भी नीचे आ गए हैं। इसी समय 2 लोग दूसरी और छठी सड़क से नीचे की ओर चलने लगे। ये दोनों ब्लड झाओ साम्राज्य के 50 सुपर नौसिखियों में से 2 थे। यहां तक कि वे 50 असाधारण कलाकृतियां भी नीचे आ गई हैं। ऊपर किस तरह का खतरा है? बाकी लोग कहां हैं? वह नीचे क्यों नहीं आया? क्या उसकी वहीं ऊपर मौत हो गई? के डोंग, क्या चल रहा है? सब लोग अनुमान लगा रहे थे और किसी ने के डोंग से पूछा। के डोंग कुछ पल चुप रहा। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और जो कुछ हुआ था उसका पूरा विवरण दिया। मैं समझ गया। कुछ चक्करों के बाद दोनों रास्ते मिलेंगे और उनके बीच लड़ाई होगी।
इसीलिए इसे बादल सम्राट महल के शिष्यों की प्रतियोगिता कहा जाता है। यांग लियूजी की जीत पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन के डोन के अनुसार 5वें मार्ग की उस खूबसूरत महिला ने वास्तव में 50 सुपर नौसिखियों को हरा दिया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। जी हाँ, इस अनुमान के अनुसार डुआन लिंग की हार निश्चित है जब वह बाद में यांग लियूजी से भिड़ेगा। दोनों अजनबी आमने सामने होंगे और अंत में जो जीतेगा वही यांग लियूजी का सामना करेगा। यांग लियूजी निस्संदेह अंत तक पहुंच गया है। मुझे आश्चर्य है कि इन दो अजनबियों में से कौन जीतेगा। देखते हैं, जल्द ही परिणाम पता चल जाएगा। प्रतीक्षा करते हुए भीड़ आपस में चर्चा कर रही थी। कुछ ही देर बाद कोई नीचे आया। वह दुआन लिंग था। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। दुआन लिंग घायल है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने यांग लियूजी से लड़ाई की हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। वह अपनी क्षमता से ज्यादा ही समझ रहा है। वह यांग लियूजी से लड़ना चाहता है। उसका बच जाना उसकी किस्मत है। यह सही है। यहाँ तक कि येन चंद्रमा की 9 प्रतिभाओं के प्रमुख येन जियो भी यांग लियूजी के सामने कुछ भी नहीं है। अरे देखो, वो महिला नीचे आ रही है। अचानक किसी ने आवाज लगाई। सभी ने 5वीं सड़क की ओर देखा और शी नियानकी को नीचे आते हुए देखा। यह महिला कितनी शक्तिशाली है। इसने 50 सुपर नौसिखियों को हराया, फिर भी हार गई। ऐसा लगता है कि वो दूसरा अपरिचित व्यक्ति अधिक मजबूत है। यहाँ सचमुच घात लगाए बैठे शेर और छिपे हुए अजगर हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आदमी यांग लियूजी से मुकाबला कर सकता है। यह असंभव है। उस व्यक्ति की साधना बहुत कमजोर है। वह यांग के 6 चरम सीमाओं से बहुत दूर है। ये सच है। फिर भी सभी की आंखें खुली हुई थीं और वे पहाड़ी रास्ते को घूर रहे थे, जिससे उनके चेहरे पर उम्मीद के भाव झलक रहे थे। सबसे पहले नीचे कौन आएगा? पहाड़ी रास्ते पर शी नियानकिंग के नीचे उतरने के बाद लू मिंग ऊपर की ओर बढ़ता रहा। उसके सामने प्रकाश का एक गोला था। प्रकाश का ये गोला वास्तव में एक सूखी हुई बेल का हिस्सा था। सूखी हुई बेल मात्र आधा मीटर लंबी और उंगली जितनी मोटी थी। यह क्या है? एक सूखी बेल। इसका क्या उपयोग है? लू मिंग हक्का बक्का रह गया। उसने मुरझाई हुई बेल को हाथ में लिया और उसे बाएं से दाएं तक देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। यह एक साधारण मुरझाई हुई बेल की तरह थी, जिसमें जरा भी जीवन शक्ति नहीं थी। छोड़ो, इससे पहले तो मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए। आखिरकार उसने इसे बादल सम्राट महल के खंडहरों से प्राप्त किया था। वह इसे किसी मुरझाई हुई बेल को तो नहीं देगा, है ना? शायद ये किसी काम आ जाए। इसे अपने पास रखने के बाद लू मिंग लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कुछ देर बाद और भी राक्षसी जानवर प्रकट हुए। इस बार प्रारंभिक 5वें मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 4 राक्षसी जानवर प्रकट हुए। मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर का 5वां स्तर लू मिंग के स्तर से 3 स्तर ऊपर था। इससे उस पर बहुत दबाव था। धमाका! लू मिंग ने बिना किसी झिझक के अपनी रक्तनाली को सक्रिय कर दिया। ये 9 ड्रैगन वंश नहीं था जो फूट पड़ा, बल्कि उसका दूसरा वंश था। एक प्राचीन पत्थर की शिला प्रकट हुई। वह शिला एक धूसर धुंध से घिरी हुई थी, जिससे वह रहस्यमय और अथाह प्रतीत हो रही थी। फिर पत्थर की शिला लू मिंग के शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। पहले लू मिंग शायद ही कभी अपनी रक्तनाली को सक्रिय करता था। ऐसा नहीं था कि वह इसे सक्रिय करना नहीं चाहता था, बल्कि 9 ड्रैगन रक्तनाली की सक्रियता की अवधि बहुत कम थी। ये केवल कुछ सांसों तक ही रहती थी। लेकिन अब जब उसने अपनी दूसरी वंश परंपरा को जागृत कर लिया है, तो यह समस्या अब मौजूद नहीं रहेगी। मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर पर रक्त प्रवाह के विस्फोट की अवधि बढ़ाकर 1 घंटा कर दी गई थी, जो उसके लिए बिना किसी रोक टोक के लड़ने के लिए पर्याप्त थी। लू मिंग की रक्त नाड़ी में विस्फोट हो गया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने एक प्रभावशाली आभा के साथ चारों राक्षसी जानवरों पर हमला कर दिया। टकराना! उसने अपना भाला निकाला और वह एक राक्षसी जानवर से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और वह और राक्षसी जानवर एक साथ पीछे हट गए। गर्जन! बाकी 3 राक्षसी जानवर फिर से लू मिंग पर टूट पड़े। अच्छा! लू मिंग ने एक लंबी चीख निकाली और अपने हाथ में दानव को वश में करने वाला भाला लेकर आगे बढ़ गया। राक्षस को वश में करने वाला भाला वायु और अग्नि की शक्ति से परिपूर्ण था। जब इसे चलाया जाता था तो यह अत्यंत तीव्र गति से चलता था। साथ ही यह ऊष्मा की लहरों के साथ विस्फोट करता था। इसकी मारक क्षमता अत्यंत भयावह थी। धमाका! धमाका! गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार आती रहीं। इस दौरान लू मिंग ने खून से लथपथ लाश को हमला करने नहीं दिया। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है।
लू मिंग की आंखें चमक उठी। वो पूरी तरह से युद्ध में मग्न था। पवन और अग्नि बलों के साथ उनका जुड़ाव भी गहरा हो गया था। दूसरी रक्त नलिका सक्रिय होने के साथ ही लू मिंग को अपने शरीर में असीम शक्ति का आभास हुआ। भाले से प्रहार करते समय ऐसा लगता था मानो भाले में कोई पत्थर की शिला समाहित हो। इससे लू मिंग की हर हरकत और हर रूप अत्यंत भयावह हो गया। टकराना। भाले के एक ही वार से एक राक्षसी जानवर हवा में उड़ गया। वे चारों राक्षसी जानवर चमड़े की 4 गेंदों की तरह थे जिन्हें लू मिंग लगातार हवा में उछाल रहा था। लगभग 100 चालों के बाद चारों राक्षसी जानवर तितर बितर हो गए। हालांकि ये राक्षसी जीव असली राक्षसी जीवों जितने शक्तिशाली नहीं है, फिर भी उनसे बहुत पीछे भी नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूं, तो मैं एक साधारण मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर 5 दान फाइटर से मुकाबला कर सकता हूं। लू मिंग को अपनी क्षमता का मोटा मोटा अंदाजा था। आखिरकार प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र की शक्ति में अंतर अलग अलग था। इसके बाद लू मिंग आगे बढ़ा। उसके सामने प्रकाश का एक और गोला था। इस बार यह एक गुप्त नियमावली थी। लू मिंग ने उसे खोला और खुशी से झूम उठा। वायु और बादल मंत्र पृथ्वी से संबंधित एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी। ये मिट्टी के स्तर की ऊपरी स्तर की खेती की तकनीक थी। साधना तकनीकें मार्शल आर्ट तकनीकों से भिन्न थीं। साधना तकनीकें ही मार्शल आर्टिस्ट की नींव थीं। केवल अच्छी साधना तकनीकों से ही कोई व्यक्ति निरंतर साधना कर सकता था और सफलता प्राप्त कर सकता था। अच्छी साधना तकनीक से साधना की गति तेज हो जाती है और प्राप्त होने वाली वास्तविक ची ऊर्जा अधिक सघन और शक्तिशाली होती है। इससे साधना के माध्यम से उच्चतर स्तर तक पहुंचा जा सकता है। एक विशेष साधना तकनीक से एक संप्रदाय का जन्म हो सकता है। उदाहरण के लिए रहस्यमय तलवार संप्रदाय की संप्रदाय साधना तकनीक को रहस्यमय तलवार तकनीक कहा जाता था। उच्च स्तरीय साधना कौशल उसी स्तर की मार्शल तकनीक से कई गुना अधिक मूल्यवान होता है। पृथ्वी श्रेणी का शीर्ष स्थान पृथ्वी श्रेणी के निम्न स्थान से कहीं अधिक मूल्यवान था। लू मिंग इसे अपने पास रखते हुए बेहद खुश हुआ। फिर वो ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कुछ ही समय बाद मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर मौजूद 8 राक्षसी जानवर लू मिंग के सामने प्रकट हुए। गर्जन। एक राक्षसी जानवर दहाड़ा और हवा की तरह लू मिंग पर झपटा। मानव दाव हथेली। लू मिंग ने हथेली आगे बढ़ाई और उस विशाल हथेली के निशान ने राक्षसी जानवर को बुरी तरह से प्रभावित किया। धमाका। लू मिंग का शरीर कांप उठा और एक विशाल बल के कारण उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक उस राक्षसी जानवर की बात है, वो बस कुछ कदम पीछे हट गया। मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के 5वें शिखर पर मौजूद एक राक्षसी जानवर की ताकत पहले ही लू मिंग की ताकत से कहीं अधिक हो चुकी थी। खून से लथपथ लाश। एक विचार के साथ लू मिंग ने सुनहरी आंखों वाले रक्त ज़ोंबी को कार्रवाई करने के लिए कहा। लू मिंग निश्चित रूप से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 5वें स्तर पर 8 राक्षसी जानवरों को हराने में सक्षम नहीं होगा। बेहतर होगा कि वह रक्त लाश को ही कार्रवाई करने दे। गर्जन। रक्त से लथपथ लाश दहाड़ी और आगे की ओर झपटी। उसने लगातार अपने पंजे हिलाए और पंजों से रोशनी निकाली। ची 5वें मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर स्थित 8 राक्षसी जानवर रक्त से लथपथ शवों द्वारा चित्रों की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और गायब हो गए। लू मिंग को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। उसे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि सुनहरी आंखों वाला रक्त शव मार्शल पूर्वज स्तर के 7वें दर्जे का था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और आसानी से 5वें दर्जे के मार्शल पूर्वज स्तर के राक्षसी जीव का सामना कर सकता था। उस राक्षसी जानवर को मारने के बाद लू मिंग आसानी से आगे बढ़ गया। उसके सामने अभी भी प्रकाश का एक गोला उसका इंतजार कर रहा था। इस बार यह एक लकड़ी का बक्सा था। लू मिंग ने लकड़ी का बक्सा खोला और उसके अंदर धातु का एक अजीब सा टुकड़ा पड़ा हुआ पाया। क्या यह स्वर्गिक अग्नि ला गोल्ड है? सावधानीपूर्वक पहचान करने के बाद लू मिंग का दिल खुशी से कांप उठा और वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ। स्काईफायर ला गोल्ड स्वर्ग और पृथ्वी का एक दुर्लभ खजाना था। ये 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार को गढ़ने के लिए मुख्य सामग्री भी थी। 5वें स्तर के आध्यात्मिक हथियार को राजा का आध्यात्मिक हथियार कहा जाता था और यह एक ऐसा हथियार था जिसका उपयोग युद्धप्रिय राजाओं द्वारा किया जाता था। एक वीर राजा भी ऐसी बहुमूल्य धातु को देखकर ईर्ष्या करेगा। हाँ, हम अमीर हैं, हम सचमुच अमीर हैं। लू मिंग हंसा और उसे खुशी खुशी रख लिया। यहाँ एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक और एक दिव्य अग्नि ला गोल्ड है। मैं आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। लू मिंग उत्सुकता से भरा हुआ था। रक्त से लथपथ शव को धोते हुए वो ऊपर की ओर बढ़ता रहा।
उसके सामने एक आकृति खड़ी थी जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। यान के 6 चरम बिंदु। अंततः दोनों रास्ते मिल गए। लू मिंग और यान लियूजी की मुलाकात हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच यहां तक आ सकता है। लगता है आप में कुछ हुनर है। अब मैं आपको एक मौका देता हूं। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यान लियूजी ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और लू मिंग की ओर नीचे देखते हुए, उसका लहजा बेहद दबंग था। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं ये शब्द तुम्हें लौटा दूंगा। दफा हो जाओ, वरना मरने वाले तुम ही होगे। लू मिंग ने उपहास किया। यान लियूजी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें अपने कहे पर पछतावा होगा। उसकी आवाज ठंडी थी और उसमें हत्या करने का इरादा साफ झलक रहा था। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे कदम दर कदम सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब लू मिंग दोनों रास्तों के चौराहे के पास पहुंचा, तो उस स्थान पर राक्षसी जानवर बनने लगे। वे कुल मिलाकर 16 थे और उनमें से प्रत्येक से एक भयावह आभा निकल रही थी। 16 राक्षसी जीव सभी मार्शल पूर्वज क्षेत्र के छठे स्तर के प्रारंभिक चरण में थे। जब वे एक साथ एकत्रित हुए तो उनकी आभा अत्यंत भयावह थी। गर्जन। 16 राक्षसी जानवर दहाड़ते हुए यांग लियूजी पर टूट पड़े। मरना। यांग लियूजी ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए एक मुक्का मारा। आकाश में एक सूर्य प्रकट हुआ और एक भयानक रूप से गर्म ऊर्जा का विस्फोट हुआ। राक्षसी जानवर एक के बाद एक फटते हुए प्रकाश की वर्षा में परिवर्तित हो गए और विलीन हो गए। लू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्लाउड सम्राट श्रेणी के प्रतिभाशाली लोग वाकई शक्तिशाली और भयावह थे। मार्शल पूर्वज के छठे स्तर के शुरुआती चरण में मौजूद एक राक्षसी जानवर को उन्होंने पूरी तरह से कुचल दिया था। बैंग बैंग पटाखों की तरह 16 राक्षस एक के बाद एक हवा में फट पड़े, जिससे प्रकाश की वर्षा होने लगी। अब तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच का अंतर पता चल गया है, लेकिन अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। यांग लियूजी द्वारा 16 राक्षसी जानवरों को मारने के बाद उसने लू मिंग को घूरकर देखा और उसकी ओर बढ़ गया। किसने कहा कि मैं जा रहा हूं? तुम तो बड़े घमंडी हो। मेरे पालतू जानवर को हराने के बाद बात करते हैं। लू मिंग ने व्यंग्य करते हुए हाथ हिलाया। गर्जन। रक्त से लथपथ लाश दहाड़ी और आगे की ओर झपटी। यह क्या है? जब यांग लियूजी ने सुनहरी आंखों वाले रक्त लाश के असली रूप को देखा, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने मुक्का मार दिया। मुट्ठी भर ऊर्जा एक सूर्य में परिवर्तित हो गई और सुनहरी आंखों वाले रक्त से लथपथ शव की ओर तेजी से बढ़ी। धमाका। जलती हुई मुट्ठी की ताकत सुनहरी आंखों वाले रक्त शव के पंजे की चमक से टकरा गई। ऊर्जा ने हर दिशा में तबाही मचा दी, जबकि सुनहरी आंखों वाला रक्त शव और यांग लियूजी दोनों कांप उठे और 7 से 8 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए। हा, लगता है तुम कुछ खास नहीं हो। तुम मेरे पालतू जानवरों में से एक को भी नहीं हरा सकते। लू मिंग जोर से हंस पड़ा, हालांकि वो मन ही मन हैरान था। यांग लियूजी की साधना का स्तर 5वें मार्शल पूर्वज स्तर के प्रारंभिक चरण में होना चाहिए, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता का आकलन उनकी साधना के आधार पर नहीं किया जा सकता। वे कम से कम अपने से 2 स्तर ऊपर के योद्धाओं से लड़ सकते थे। भाड़ में जाओ। यांग लियूजी व्याकुल था। उसकी आंखों में असीम क्रोध उमड़ रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वातावरण में एक प्रचंड आभा फैली हुई थी। आग की शक्ति। इसके अलावा आग की शक्ति अत्यंत प्रबल थी और लू मिंग की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। यांग की इस 6 चरम अग्नि शक्ति ने शायद पूर्णता प्राप्त कर ली है। लू मिंग थोड़ा हैरान था। दिव्य सूर्य की मुट्ठी। यांग लियूजी दहाड़ा, उसका पूरा शरीर सूर्य के समान तेज रोशनी से जगमगा रहा था। धमाका। धमाका। उसने लगातार कई बार मुक्के मारे और हर मुक्के के साथ एक सूरज का निशान दिखाई दिया। सूर्य की किरणें सुनहरी आंखों वाले रक्त शव की ओर तेजी से बढ़ीं। सुनहरी आंखों वाले रक्त ज़ोंबी ने दहाड़ मारी और उसका शरीर गाढ़े खून जैसे लाल प्रकाश से ढक गया। उसने अपने बेहद नुकीले पंजों को बाहर निकाला, जो मानो अंतरिक्ष को चीर सकते थे। बैंग बैंग। लगातार धमाके की आवाजें गूंजती रहीं और गड़गड़ाहट जारी रही। यह दृश्य बेहद भयावह था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में सूर्य एक के बाद एक बुझ रहे हों, मानो दुनिया के अंत का दृश्य हो। सुनहरी आंखों वाला रक्त शव दहाड़ा। उसे मृत्यु का भय नहीं था और उसका शरीर तलवारों और भालों से अप्रभावित था। यद्यपि वह शस्त्र पूर्वज स्तर के 7वें पायदान पर था, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति किसी साधारण 7वें स्तर के शस्त्र पूर्वज के मुकाबले कहीं अधिक थी। दर्जनों चालों के बाद सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश हावी होने लगा। घृणित।
यांग लियूजी ने अपने मन में दहाड़ लगाए और भी अधिक आक्रामक ढंग से हमला किया, लेकिन यह व्यर्थ था। सुनहरी आंखों वाले रक्तलाश का शरीर तलवारों या भालों जितना मजबूत नहीं था और आग या पानी से अप्रभावित था। यांग लियूजी की गर्म मुट्ठी की ऊर्जा उसके शरीर पर पड़ने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर यांग लियूजी को सुनहरी आंखों वाले रक्तलाश के पंजे की तेज रोशनी से बचना था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। भन भन, 1 दर्जन और चालों के बाद सुनहरी आंखों वाले रक्तलाश के पंजे ने यांग लियूजी के शरीर पर प्रहार किया। यांग लियूजी सदमे में चकमा खा गया, लेकिन फिर भी उसे कई घाव और खून लग गया। गर्जन, सुनहरी आंखों वाला रक्तलाश दहाड़ते हुए यांग लियूजी की ओर झपटा। यांग लियूजी का चेहरा बेहद विकृत था। धिक्कार है, बच्चे, एक दिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु बिना दफनाने की जगह के हो। यांग लियूजी ने गुस्से में एक लंबी दहाड़ लगाई और फिर पहाड़ से नीचे भाग गया। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा, लू मिंग ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इससे यांग लियूजी लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वह इतना क्रोधित था कि उसका शरीर कांप रहा था और वह लगभग खून थूकने ही वाला था। पलक झपकते ही यांग लियूजी गायब हो गया। पहाड़ की तलहटी में 1000 से अधिक लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले कौन नीचे आएगा? सभी लोग इसी सवाल के बारे में सोच रहे थे। शायद वह बच्चा कभी नीचे नहीं आ पाएगा। कुछ लोगों ने उपहास उड़ाया और महसूस किया कि लू मिंग की मृत्यु संभवतः यांग लियूजी के हाथों ही होगी। घृणित व्यक्ति, तुम यांग लियूजी के हाथों नहीं मर सकते, जी नियान किंग बुदबुदाया। हालांकि उसे पता था कि लू मिंग के पास सुनहरी आंखों वाले खून से लथपथ शव है, फिर भी उसे भरोसा नहीं था। इस समय उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, यहां तक कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। कोई नीचे आ रहा है। अचानक आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी। कई लोग चौंक गए और 8वें मार्ग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। 8वें मार्ग पर कोई नहीं था। पहले रास्ते को देखते ही सबका दिल कांप उठा। खून से लथपथ यांग लियूजी उदास चेहरे के साथ पहले रास्ते से नीचे उतरी। वूश, भीड़ में अफरा तफरी मच गई। 1000 से अधिक लोग हक्का बक्का रह गए। सबसे पहले यांग लियूजी नीचे उतरे और वे घायल हो गए। क्या वह हारा या जीता? सभी को लग रहा था कि शायद यांग लियूजी ने लू मिंग को मार डाला था और अंतिम इनाम हासिल कर लिया था। हालांकि यांग लियूजी के अगले प्रदर्शन ने सभी को ये बता दिया कि वह संभवतः हार चुका है। वह पहाड़ की तलहटी में खड़ा था और ठंडे भाव से चोटी की ओर देख रहा था। यह अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से हार थी। सभी ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। यहां तक कि यांग लियूजी भी हार गया था। आखिर यह व्यक्ति कौन था? पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए लू मिंग को इस बात का पता नहीं था। यांग लियूजी के जाने के बाद लू मिंग मुड़ा और ऊपर की ओर चल पड़ा। आगे जाकर सड़क खत्म हो चुकी थी। सड़क के अंत में एक चमकदार प्रकाश का गोला था। प्रकाश के गोले में एक गुप्त नियमावली तैर रही थी। एक और गुप्त नियमावली। लू मिंग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहले ही पृथ्वी स्तर की उच्च स्तरीय साधना तकनीक प्राप्त कर ली थी और अब एक गुप्त नियमावली प्रकट हुई थी। क्या ये स्वर्ग स्तर की गुप्त नियमावली हो सकती है? लू मिंग का दिल जलने लगा। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने अपनी झेन की, एक प्रकार की छेनी, को अंदर खींच लिया और वो नियमावली उसकी हथेली में आ गिरी। गुप्त नियमावली की सतह पर खून के छींटे लगे हुए थे, जो बेहद अजीब बात थी। उसने मैनुअल खोला और उस पर एक नजर डाली। 10,000 आध्यात्मिक युद्ध शरीर एक शरीर शोधन तकनीक थी जो किसी को अधिकतम 9वीं श्रेणी का शरीर विकसित करने की अनुमति दे सकती थी। लू मिंग का दिल बुरी तरह कांप उठा। फिर वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ये वास्तव में शरीर को निखारने की एक साधना विधि थी और इससे 9वीं श्रेणी का शरीर विकसित किया जा सकता था। ये सचमुच एक अनमोल खजाना था, स्वर्ग स्तर की युद्ध कलाओं से भी कहीं अधिक मूल्यवान। हाँ, मैं तो बस शरीर को निखारने की तकनीक ढूंढ रहा था। लू मिंग दिल खोलकर हंसा। फिर उसने उसे अधीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसने अभी कुछ ही पन्ने पढ़े थे कि अचानक आकाश और पृथ्वी हिल उठे। क्या चल रहा है? लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। भन भन, अचानक प्रकाश की एक किरण ने लू मिंग को घेर लिया। उसे लगा मानो उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही हो और फिर वह पर्वत पथ से गायब हो गया। उसी समय पर्वत की तलहटी में प्रकाश के स्तंभ प्रकट हुए और सभी को अपने घेरे में ले लिया। न केवल पर्वत की तलहटी बल्कि बादल सम्राट महल के खंडहरों में मौजूद बाकी युवक भी प्रकाश स्तंभ से ढके हुए थे। प्रकाश स्तंभ में समाहित होने के बाद वो आकृति अगले ही क्षण गायब हो गई।
कुछ क्षण बाद बादल सम्राट महल के बाहर रक्त क्षेत्र और शैतान की मांद के पास विशाल पहाड़ों में अचानक प्रकाश के स्तंभ प्रकट हुए। प्रकाश के स्तंभ विलीन हो गए, जिससे भीतर की आकृति दिखाई दी। वे सभी युवक थे जिन्होंने यून सम्राट के महल में प्रवेश किया था। वो बाहर है, वो बाहर है। चलिए स्थिति के बारे में पूछते हैं। देखते हैं कि अंदर कोई खजाना है या नहीं। विशाल पर्वतों में सभी बुजुर्ग पुकार रहे थे। लू मिन को अपना सिर चकराने लगा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को दो पहाड़ों के बीच पाया। सुनहरी आंखों वाला रक्तरंजित शव भी बाहर आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। आकाश में मानव आकृतियां इधर उधर उड़ रही थीं। छोटे बदमाश, निकल जा और अपनी मौत का सामना कर। अचानक विशाल पहाड़ों में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। ये यांग लियूजी था। वो ठंडे, जानलेवा इरादे से आकाश में ऊंचाई पर खड़ा था। क्या हो रहा है? यांग लियूजी किसे मारना चाहता है? बुजुर्ग पीढ़ी के कई लोग असमंजस में थे। अन्य युवकों से पूछने पर उन्हें पता चला कि यांग लियूजी को क्लाउड सम्राट महल के खंडहरों में भारी नुकसान हुआ था। बुजुर्ग लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यांग लियूजी जैसी साधना करने वाले व्यक्ति को युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति के हाथों इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। धिक्कार है। उसने सच में महान सूर्य संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथों से खजाना छीनने की हिम्मत की। धिक्कार है। उस कमीने को ढूंढो और उसे हमारे महान सूर्य भवन का अपमान करने के परिणाम भुगतने दो। महान सूर्य प्रांत की कुछ बुजुर्ग पीढ़ी के लोग पहाड़ों जैसी आभलिए चिल्लाए। सब बेवकूफ हैं। जंगल में लू मिंग के होंठ तिरस्कार से सिकुड़ गए। फिर वह और सुनहरी आंखों वाला रक्तलाश रक्तलोक और शैतान की गुफा की दिशा में दौड़ पड़े। उसने शी नियानकी के साथ यह समझौता किया था कि जैसे ही वह बाहर आएगा, वो तुरंत रक्त क्षेत्र और शैतान की गुफा की ओर दौड़ेगा। वह खून और शैतान की गुफा से होते हुए धधकते सूरज के साम्राज्य में वापस जाना चाहता था, क्योंकि अगर वह खून और शैतान की गुफा के चारों ओर से जाता तो यात्रा 10 गुना से भी अधिक लंबी हो जाती। महान सूर्य प्रांत के लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, तो वे उसे कैसे ढूंढ सकते थे? लू मिंग ने सफलतापूर्वक पहाड़ पार किया और रक्त क्षेत्र और शैतान की गुफा के पास पहुंच गया। उसके सामने गहरे लाल रंग की धुंध हवा में छा गई, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। वहां एक सुंदर आकृति खड़ी थी। जी नियानकिंग आ चुकी थी। चलो अंदर चले, चलो चले, लू मिंग चिल्लाया। उसने सुनहरी आंखों वाले रक्तलाश को आगे बढ़ाया और बिना किसी झिझक के अंदर घुस गया। जिया नियानकिंग उनके ठीक पीछे चल रही थी। अगले ही पल लू मिंग और बाकी लोग रक्तलोक में प्रकट हुए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे पिछली बार वाला पत्थर का दरवाजा नहीं दिखा। लू मिंग ने दानव दमन चिन्ह निकाला, जो चमक रहा था। कुछ ही देर बाद एक भयानक गर्जना सुनाई दी। रक्त धुएं से रक्त दानव की लंबी आकृति बाहर निकली। गर्जन, सुनहरी आंखों वाला रक्त शव दहाड़ा। उसके शरीर के सारे हरे बाल खड़े हो गए और वह लू मिंग के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों में भय लिए उस रक्त दानव को देखा जो उसकी ओर दौड़ रहा था। टकराना। रक्त दानव थोड़ी दूर रुक गया, जिससे हवा का एक झोंका आया और उसने सुनहरी आंखों वाले रक्त से लथपथ शव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ठीक है, मैं ठीक हूं। लू मिंग मुस्कुराया और सुनहरी आंखों वाले रक्त जोबी को आराम करने के लिए एक विचार भेजा। सुनहरी आंखों वाला रक्त शव अंततः शांत हो गया। चलो ऊपर जाओ। लू मिंग मुस्कुराया और खून के दानव की पीठ पर कूद गया। फिर जी नियानकिंग और सुनहरी आंखों वाला रक्त शव रक्त दानव की पीठ पर कूद पड़े। रक्त दानव दहाड़ा और भाग गया। यह दिशा रक्तप्रभु झाओ साम्राज्य के विपरीत थी, इसलिए ये जलते हुए सूर्य साम्राज्य की दिशा होनी चाहिए। रक्त दानव की पीठ पर लू मिंग ने अचानक जी नियानकिंग से कहा, यह क्या है? जी नियानक्विंग ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसे लू मिंग द्वारा उसे शियाओ किंग कहकर बुलाने से नफरत थी, लेकिन वह पहले ही मौन रूप से सहमत हो चुकी थी। मैंने तुम्हारी बहन को पहले भी देखा है, लू मिंग ने कहा। क्या? जिया नियानकिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में घृणा और दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। उसने आपसे क्या कहा? जिया नियानकिंग ने लू मिंग को घूरते हुए पूछा। उसने मुझे तुम्हें एक संदेश देने को कहा। उसने तुमसे कहा कि उससे आगे निकलने के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि यह समय की बर्बादी है और यह असंभव है। लू मिंग ने जी नियानजुन के शब्दों को जी नियानकिंग तक पहुंचाया। जैसा कि उम्मीद थी, तुम अब भी उतने ही आत्ममुग्ध हो। यह सुनकर जी नियानकिंग ने दांत पीसते हुए दृढ़ निश्चय से कहा, क्या यह सिर्फ जन्मजात राजा स्तर की वंश परंपरा नहीं है? इसमें ऐसा क्या खास है? एक दिन मैं इसे कुचल दूंगा।
ये सुनकर लू मिंग ने अपनी नाक छू ली। ये लड़की दूसरों को रोंदने में वाकई माहिर है। साथ ही वह मन ही मन हैरान भी था। जी नियानकिंग की बातों से तो यही लग रहा था कि जी नियानजुन के पास वास्तव में जन्मजात राजा स्तरीय वंश है। ये वाकई चौंकाने वाला था। जन्मजात राजा वर्ग की रक्तरेखा का अर्थ ये था कि जागृत होने वाली पहली रक्तरेखा राजा वर्ग की रक्तरेखा थी। निस्संदेह इस तरह का व्यक्ति एक दुर्लभ राक्षस था जिसके पास एक भयानक प्रतिभा थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जी नियानजुन इतना शक्तिशाली था। अपने छठे दर्जे के ग्रैंडमास्टर स्तर के अभ्यास से ही वह मात्र एक शिलालेख संरचना का प्रयोग करके शैडो वुल्फ पवेलियन के एक मार्शल ग्रैंडमास्टर को घायल करने में सक्षम था। लू मिंग को तो ये भी संदेह था कि जी नियानजुन ने उस समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये किस तरह की बहनें हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? उनकी प्रतिभा वाकई इतनी अद्भुत थी। लगता है कि वे आपस में बनती नहीं हैं। लू मिंग मन ही मन उत्सुक था। हालांकि चूंकि शी नियानकिंग ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। रक्त दानव की पीठ पर सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि वे जलते हुए सूर्य साम्राज्य की ओर अपना रास्ता जारी रखे हुए थे। धधकते सूरज का साम्राज्य, रक्त क्षेत्र के बाहर और शैतान की मांद। वहां 4 लोग पहरा दे रहे थे। ये चारों वही लोग थे जिन्हें कियू चांगकोंग ने इस जगह की रक्षा करने के लिए कहा था। कितनी बदनसीब है, ये सब उन 2 कमीनों की वजह से हुआ है। इन्होंने मुझे इस वीरान जगह पर रहने को मजबूर कर दिया। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मुझे लगता है कि वो दोनों कमीने वहीं मर गए होंगे। एक हटे कट्टे आदमी ने गुस्से में गाली दी। हालांकि रक्त क्षेत्र और शैतान की गुफा में प्रवेश करने पर हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन युवा स्वामी चांगकोंग केवल सावधानी बरत रहे हैं। आइए 1 और महीने तक यहीं पहरा दें। अगर 1 महीने बाद भी कोई हलचल नहीं हुई तो हम चले जाएंगे। एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उन चारों में से उसका साधना स्तर सबसे उच्च था। वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच चुका था। मुझे उम्मीद है कि वे दोनों छोटे बदमाश मरे नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो मैं उन्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा करवाऊंगा। उस हटे कट्टे लंबे चौड़े आदमी ने भयावह लहजे में कहा। हालांकि अगले ही पल उसकी पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं, जिससे अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। बाकी तीनों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। रक्तलोक और शैतान की गुफा में एक रक्तमय धुंध छा गई और उस रक्तमय धुंध से 3 आकृतियां बाहर निकली। अगर ये लू मिंग और शी नियानकिंग नहीं थे तो और कौन हो सकता था? 1 दिन से अधिक की यात्रा के बाद रक्त दानव अंततः उन्हें जलते सूरज साम्राज्य के रक्त क्षेत्र और शैतान की गुफा की सीमा तक ले गया। यहाँ कोई पत्थर का दरवाजा नहीं था, इसके बजाय प्रकाश का एक दरवाजा था। प्रकाश के दरवाजे से प्रवेश करने के बाद व्यक्ति स्वाभाविक रूप से रक्त लोक और शैतान की गुफा से बाहर निकल जाता था। हालांकि रक्त दानव उनके साथ नहीं जा सके, लेकिन सुनहरी आंखों वाले रक्त जोबी जा सकते थे। सुनहरी आंखों वाले रक्त जोबी रक्त क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। लू मिंग को आश्चर्य हुआ कि रक्त लोक और शैतान की गुफा से निकलते ही उसकी मुलाकात सर्वव्यापी तलवार संप्रदाय के लोगों से हो गई। हा, ये दोनों छोटे बदमाश सच में मरे नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इन्हें पकड़ूंगा और तड़पाऊंगा। मैं इनसे पूछूंगा कि रक्त लोक और शैतान की गुफा में प्रवेश करने के बाद भी ये क्यों नहीं मरे। उस हटे कट्टे आदमी ने ठहाका लगाया। उसकी आंखों में निर्मलता भरी हुई थी। उसके शरीर से द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर की आभा फूट पड़ी और लू मिंग और शी नियानकिंग पर जोरदार दबाव डाला। जानना चाहते हो? ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम मौत के कगार पर हो और फिर भी शब्दों से जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सचमुच मूर्ख हो। घुटने टेक दो। उस हटे कट्टे आदमी ने आगे बढ़कर लू मिंग की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि लू मिंग की युद्ध क्षमता अच्छी थी, फिर भी वह मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के दूसरे दर्जे पर था। उसे पूरा भरोसा था कि वह लू मिंग को एक ही मौके से हरा सकता है। हालांकि परिणाम उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। लू मिंग ने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पकड़ ली। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली वास्तविक ची ऊर्जा उसकी हथेली की ओर प्रवाहित हुई। विनाशकारी बल के साथ इसने उसकी वास्तविक ची ऊर्जा को कुचल दिया और उसकी बाह में समा गई। कच्चा, उसकी हथेली से हड्डियां टूटने की आवाज आई। फिर उसकी बाह की मांसपेशियां फट गईं और हड्डियां टुकड़ों में बिखर गईं। वह हट्टा कट्टा आदमी ऐसे चीख रहा था जैसे किसी सूअर को काटा जा रहा हो। वो इतनी पीड़ा में था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। टकराना। लू मिंग की लात उस हटे कट्टे आदमी के दांतियान पर लगी,
जिससे उसके दांतियान में मौजूद चक्रवात चकनाचूर हो गया और उसकी साधना शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। उस हटे कट्टे आदमी ने बेबस होकर चीख मारी। ये सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या तुम यह नहीं जानना चाहते थे कि रक्तलोक और शैतान की गुफा में प्रवेश करने के बाद भी मैं क्यों नहीं मरा? तुम खुद जाकर देख सकते हो। इतना कहकर लू मिंग ने अपना हाथ घुमाया और उस हटे कट्टे आदमी को रक्तलोक में फेंक दिया। नहीं, उस हटे कट्टे आदमी ने हताशा में चिल्लाया, लेकिन पलक झपकते ही उसकी आकृति गायब हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसी समय 10 दिशाओं वाले तलवार विद्यालय के शेष 3 लोगों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। वे सब चिल्लाए और उनकी आंखों में सदमा और अविश्वास झलक रहा था। उस हटे कट्टे आदमी की ताकत मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के दूसरे दर्जे की थी, लेकिन लू मिंग के सामने वह पूरी तरह बेबस था। सिर्फ 10 दिन ही बीते थे, लू मिंग इतना ताकतवर कैसे हो गया? आज मरने वाले तुम ही हो। 10 दिशाओं की तलवारबाजी की शुरुआत तुमसे ही होगी। चलो पहले कुछ लोगों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। लू मिंग की निगाहें ठंडी थी और वह बाकी बचे 3 लोगों की ओर बढ़ा। बड़े घमंडी हो तुम, छोटे बदमाश। यह मत सोचो कि तुमने दूसरे दर्जे के मार्शल पूर्वज को मार डाला है, तो मेरे सामने अभद्रता करने का तुम्हें कोई अधिकार है। मैं तुम्हें बता दूं कि दूसरे और चौथे दर्जे के मार्शल पूर्वज में जमीन आसमान का फर्क होता है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने जोर से चीख मारी क्योंकि उनकी वंश परंपरा में विस्फोट हुआ, जिससे उनकी शक्ति अधिकतम स्तर तक बढ़ गई। वूश! उसने अपनी तलवार घुमाई और तलवार की एक विशाल ऊर्जा लू मिंग की ओर बढ़ी। क्या ऐसा है? लू मिंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ एक मुक्का मारा। धमाका! लू मिंग की मुट्ठी से एक भयानक मुट्ठीनुमा चमक निकली, जो शून्य को चीरती हुई विशाल तलवार की शक्ति से टकराना। तलवार की ऊर्जा तुरंत बिखर गई, लेकिन मुट्ठी की बची हुई चमक धीमी नहीं हुई और बूढ़े आदमी पर जा गिरी। बूढ़े व्यक्ति ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और मुंह भरकर खून थूक दिया। उसका शरीर 1000 मीटर दूर जा गिरा। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? यह आदमी तो अजेय है। मुझे भागकर युवा मास्टर चांगकोम को इसकी सूचना देनी होगी। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास का भाव दिखाया और भागने के लिए मुड़ गया। जब बाकी दोनों ने देखा कि लू मिंग ने एक ही मौके से सफेद बालों वाले बूढ़े को हवा में उड़ा दिया है, तो वे बुरी तरह डर गए। वे मुड़कर दूर भाग गए। तुम जाना चाहते हो? ये कैसे मुमकिन है? मर जाओ! लू मिंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए लगातार 2 मुक्के मारे। धमाका! धमाका! आकाश में 2 मुट्ठीनुमा चमकती किरणें तेजी से गुजरी और उन 2 लोगों की ओर बढ़ी। वे दोनों मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के पहले स्तर पर ही थे और बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सके। 2 चीखें गूंजी और वे दोनों सीधे हवा में उड़ गए। फिर लू मिंग ने शून्य पर कदम रखा और बूढ़े आदमी का पीछा किया। कुछ ही सांसों में वह बूढ़े आदमी के बराबर पहुंच गया। बूढ़े ने दहाड़ मारी और बेताब होकर पलटवार किया, लेकिन व्यर्थ। लू मिंग के एक मुक्के से वह बुरी तरह घायल हो गया।